अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फॉलो कर सकते हैं और फर्दर लेक्चर की अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तरुण सिंह जुफाल एंड वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट का चैप्टर शुरू करने वाले हैं और अगेन इस वीडियो में हम लोग PYQs और सैम्पल पेपर के क्वेश्चन कर रहे होंगे और साथ के साथ टॉपिक वाइज रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक हमारे रिड्यूस हो चुके हैं और उसके बाद हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे जो कि पहला रहेगा डिटर्मिनेंट के बारे में और फर्दर उसके बाद क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, टॉपिक जो रिड्यूस हुए हैं वो पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, जो कि एक्सरसाइज 4 पॉइंट में देखने को मिलेगी, जो कि कंप्लीट हट चुकी है। ठीक है, तो कंप्लीट इस चीज़ को हटा देना। और यहाँ से पिछले साल तक क्वेश्चन बनते थे जो कि थोड़ा सा टफ भी रहते थे, बट इस बार आसान रहेगा। डिटरमिनेंट से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा गया, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें बेहद आसान है। आपको जस्ट ये वीडियो देखनी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाने हैं। आपका कंप्लीट डिटरमिनेंट का चैप्टर एक ही बारी में कवर हो जाएगा। दूसरा है हमारे पास जो टॉपिक हटा है वो है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी से रिलेटेड बातें थी। जो यहाँ पे हमारे पास गिवन था एक्सरसाइज 4.6 के स्टार्टिंग में कुछ थ्योरम वगैरह थी जो पर्टिकुलर इस बात से क्या करती थी, रिलेट रहती थी। तो वो सारी चीज़ें हट चुकी है और अगर एक्सरसाइज 4.6 में देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक एक तरीके से जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपके हटे हुए हैं। उसके अलावा पूरे के पूरे डिटरमिनेंट में बाकी सारी चीज़ें आपकी आ रही हैं। और आखिरी वाली एक्सरसाइज जो कि एक्सरसाइज 4.6 है, यहाँ पे आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाला टॉपिक है जिसको कि सॉल्व करना होता है मैट्रिक्स मेथड से। तो वो चीज़ नहीं हटी है, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी वाली चीज़ें हटा दी हैं, तो हो सकता है ये भी हटी हो, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपके जो सैम्पल पेपर है 2021 का CBSE बोर्ड के द्वारा इशू करा गया है, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका मतलब वो लोग इस तरीके से काम करें कि सिर्फ टॉपिक हटा रहे हैं और टॉपिक में सिर्फ ये चीज़ें मेंशन है तो सिर्फ यही हटा है। इसके अलावा आपको सारी चीज़ें प्रिपेयर करके जानी है। और इसके अलावा जितने भी टॉपिक हमारे बचते हैं बेहद आसान है। ठीक है, तो हम लोग इसी के साथ शुरू करते हैं इस चैप्टर का रिवीजन। और सबसे पहले हम लोग लेंगे डिटरमिनेंट का टॉपिक। तो सबसे पहले देखते हैं डिटरमिनेंट की डेफिनेशन और ये क्लियर करते हैं कि डिटरमिनेंट एक्चुअली में होता क्या है। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या करा हुआ है, मैट्रिसेस का रिवीजन करा है। मैट्रिसेस हमारे पास अलग अलग तरीके की होती है, उनमें से एक थी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता था, हमारे पास ऑर्डर रहता था जो कि 1, 2 या 3 किसी भी तरीके का हो सकता है। तो यहाँ पे हम डील करेंगे उसी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ। यहाँ पे होता क्या है कि कोई भी अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि ऑर्डर n की है, n का मतलब 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ कितने ऑर्डर तक का है, 3 ऑर्डर का है। और उसके साथ अगर कोई नंबर एसोसिएट किया जा रहा है, अब वो कैसे एसोसिएट करा जाता है वो देखेंगे अभी। अगर हो रहा है और वो नंबर कैसा होगा, या तो रियल या फिर कॉम्प्लेक्स, कोई भी नंबर हो चलेगा। बट हमारे जो सिलेबस में इंक्लूडेड है वो ज़्यादातर क्या है, रियल नंबर के साथ डील करेंगे। तो उस तरीके के नंबर को क्या कहा जाता है, डिटरमिनेंट कहा जाता है उस स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए। सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, कैसे एसोसिएट करते हैं या फिर कैसे निकालते हैं वो चीज़ देखते हैं। अब देखो, मैं यहाँ पे 3 केस लूँगा क्योंकि 3 ही हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। पहला है ऑर्डर 1। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 की मिल जाए, जैसे कि मैंने एक ए मैट्रिक्स ले ली जिसका ऑर्डर कितना है, 1 का है, यानी 1 क्रॉस 1 का है, एलिमेंट सिर्फ 2 दिखाई दे रहा है। तो इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए सिंपल तरीका क्या है, हम पहले तो जो सिंबल यूज़ होता है वो यूज़ कर रहे हैं। डिटरमिनेंट ए इज इक्वल्स टू, ये मॉडुलस नहीं है, इस बात का ध्यान देना। मॉडुलस किसके साथ लगता है, किसी नंबर के साथ, -4 है या फिर +4 है, उसके साथ हमारे पास मॉडुलस बोलते हैं। यहाँ पे डिटरमिनेंट रीयूज़ किया जाएगा। तो इसको सिंपल क्या करते हैं, डिटरमिनेंट 2 इस तरीके से लिखा और आंसर आ गया हमारे पास 2। यानी कि जब भी ऑर्डर 1 का हो, जो एलिमेंट उसमें दिख रहा है वही उसका क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट हो जाएगा। तो सिंपल सा केस है। दूसरा देखते हैं, जब हमारे पास 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, इस केस में अगेन सिंबल यूज करेंगे, डिटरमिनेंट ए इज इक्वल्स टू। अब देखना फाइंड कैसे करते हैं, क्रॉस में पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान देना इस साइड से इसको मल्टीप्लाई करना है। ऐसा मत करना कि 0 को 2 से मल्टीप्लाई करा फिर उसके बाद माइनस लगाया। पहले क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1, तो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ 1 मल्टीप्लाई 1। उसके बाद लगाएंगे बीच में माइनस का साइन, कभी भी प्लस का मत यूज़ करना, माइनस। यहाँ पे हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई 2, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा और सिंपल आंसर क्या बचेगा हमारे पास, 1। तो 2 क्रॉस 2 की जो मैट्रिक्स हमें ली थी उसके लिए जो नंबर एसोसिएट हो रहा है वो क्या हो रहा है, 1, यानी कि ये क्या है, इसका डिटरमिनेंट। तो इसी तरीके से हम निकाल रहे होते हैं जब भी हम 2 क्रॉस 2 के साथ डील करेंगे। देखिए 2 क्रॉस 2 आसान है, 1 क्रॉस 1 उससे भी आसान है। थोड़ा सा टफ रहता है
3x3 में उतना टफ भी नहीं है, बस एक बार बताया जाएगा, रिवीजन करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और वैसे भी ये चीज़ आपने कर चुके हो। तो देखो करना क्या होता है, 3x3 के लिए एक पैटर्न ध्यान में रखना, प्लस माइनस प्लस, उसके बाद जितना भी है नीचे यहाँ पे इसका उल्टा, यानी कि प्लस है तो माइनस, इसका प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो ये क्या है, 3x3 के लिए बता रहा हूँ। अब देखो 3x3 में हमारे पास फ्री हैंड होता है किस चीज़ का, कि हम किसी के भी अलोंग एक्सपेंड करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। और किसी के भी अलोंग करने से मेरा ये मतलब है कि आप रो 1 के अलोंग कर सकते हैं, रो 2, रो 3, या फिर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, किसी के भी अलोंग। और जो भी रो या कॉलम हम एक्सपेंड कर रहे हैं जिसके भी अलोंग, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से जो सिंबल है इनका यूज़ करते हैं। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए मैं एक्सपेंड करूँगा अलोंग R1। अब देखिए R1 ही मैंने चूज़ क्यों करी, इस बात का ध्यान रखना जब भी आप पेपर में अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन, तो कहीं पे भी अगर डिटरमिनेंट निकालना हो और 3x3 की आपके पास मैट्रिक्स गिवन हो, हमेशा उसी के अलोंग एक्सपेंड करना जहाँ पे आपको 0 दिखाई दे रहा हो। आप यहाँ पे रो 1 के अलोंग भी कर सकते थे या फिर आप कॉलम 2 के अलोंग भी कर सकते थे, चॉइस आपके पास है। मैं फिलहाल रो 1 के लिए दिखाता हूँ, वही सिमिलर हर किसी रो के लिए हमें फॉलो करना होता है। अब देखिए रो 1 के अलोंग जब आप करोगे तो आप यहाँ से ये जो सिंबल है इनको पिक करोगे, प्लस माइनस प्लस, ये अटैच होंगे इसके साथ, 1 के साथ, 0 के साथ और 4 के साथ। और एक्सपेंड ऐसे होता है, इज इक्वल्स टू ए, इज इक्वल्स टू लिखा हमने, डिटरमिनेंट ए सिंबल यूज़ कर दिया। पहले मैं लिखूंगा 1, ये हमारे पास 1 है। अच्छा कौन सा 1, प्लस का कि माइनस का? प्लस का। कैसे डिसाइड होगा? यहाँ से, तो प्लस इसके साथ जाएगा 1 के साथ, तो +1 मैंने पिक करा। इसके बाद क्या होता है, ये वाली रो और ये वाला जो कॉलम है जहाँ पे भी 1 दिखा रहा है, इसको क्या करते हैं, एक तरीके से हटा देते हैं। तो 1 लिखा, इसके बाद क्या करते हैं, क्या एलिमेंट दिखे, 2 1 4 1, इनको मैं क्या करूँगा, डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दूंगा और इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करूँगा। आगे क्या होगा, आगे हम क्या करेंगे, 0 के पास जाएंगे, 0 के पास जाएंगे और उसके साथ कौन सा सिंबल लेना है वो देखेंगे। प्लस का है, माइनस का है, माइनस का है, तो माइनस का लेंगे, माइनस का 0, अगेन डिटरमिनेंट का सिंबल लगाएंगे और ये पहली रो और ये दूसरा कॉलम हटाएंगे तो हमारे पास आएगा 3 1 1 1, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा 4 के साथ अगेन क्या उठेगा, प्लस का सिंबल उठेगा और अगेन रो 1 और ये वाला कॉलम हटेगा तो 3 2 और 1 4 बचेगा। अब बस इसमें क्या करना है, हमें 2x2 के लिए डिटरमिनेंट निकालना, अभी भी देखा था हमने, वही इसके लिए और इसके लिए फाइंड करना है। अब देखो 0 जहाँ पे दिखाई दे उसके अलोंग एक्सपेंड करने से फ़ायदा क्या होता है, वो वाली कंप्लीट टर्म क्या हो जाती है, 0 हो जाती है और हमारा कैलकुलेशन करने में जो टाइम वेस्ट होता है वो बच जाता है। तो देखो करना क्या है, अब ये 1 हो गया, डिटरमिनेंट निकाल लो इसका, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई कितना 4, माइनस का 0 प्लस 4, यहाँ पे भी 4 3 12 माइनस का 2, तो 4 माइनस 2 ये हो गया -2 -0 प्लस 12 माइनस 2 10 4 जा 40, 40 माइनस 2 आ गया हमारे पास 38। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू इस केस में हमारे पास कितनी बन रही है, 38। तो इस तरीके से 3x3 का अगर हमारे पास ऑर्डर दिखता है तो ऐसे हमें सॉल्व करना होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ये सिंबल हमारे पास यूज़ करने हैं और किसी के भी अलोंग हम एक्सपेंड कर सकते हैं और साथ के साथ उसके अलोंग करना जहाँ पे आपको 0 दिखाई दे, आसान रहेगा। तो इसे नोट करो। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, 3 से 4 क्वेश्चन है जो कि इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, डिटरमिनेंट से, और वहाँ पे मैं कुछ प्रॉपर्टी बताऊँगा। देखिए प्रॉपर्टी हट चुकी है और जैसा कि मैं बता चुका हूँ यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड प्रॉपर्टीज़ हमें करनी है जो कि कैलकुलेशन में बार बार यूज़ होती है, वो चीज़ नहीं हटी है। तो उस तरीके का क्वेश्चन हमारे पास प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया, वहाँ से मैं क्वेश्चन पिक करूँगा और साथ के साथ इस बार के जो सैम्पल पेपर है वहाँ पे भी क्वेश्चन बने तो वो भी मैं पिक करूँगा। तो इसे नोट करो, इसके बाद वही क्वेश्चन हम करते हैं। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2016 का है और 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है, इतना टफ भी नहीं है अगर हमें डिटरमिनेंट आता है और थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आखिरी में। देखते हैं क्या होता है। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस चीज़ की। अच्छा यहाँ पे सिंबल यानी कि कहा नहीं है कि डिटरमिनेंट फाइंड करो, बट उसका सिंबल जो है उसको यूज़ करा हुआ है। तो अगर सिंबल आपको पता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि डिटरमिनेंट निकालना है और वहाँ से हम वैल्यू निकाल के लाएंगे जो भी मैक्सिमम होगी। तो मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया रो 1 के अलोंग। रो 1 के अलोंग इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे कहीं पे 0 दिख नहीं रहा था, अगर 0 दिखता तो मैं उसी के अलोंग करता, बट है नहीं तो हम रो 1 के थ्रू ही जाएंगे। अच्छा अभी मैंने बताया प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, इस चीज़ का ध्यान रखना और इसी पैटर्न में जिस भी रो के अलोंग आप ले रहे हो उसी के अलोंग इसे लगाना। तो पहला लिया 1 तो प्लस का 1 लेंगे, ठीक है, प्लस का 1, ये और ये गायब हो जाएगा तो सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। माइनस का अगला वाला माइनस का 1 होगा, अगेन ये और ये चीज़ हटेगी, 1 1 1 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, प्लस 1 यहाँ पे भी सेम चीज़, ये और ये हटेगा और जो भी है वहाँ पे मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, सिंपल सा डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ये चीज़ मैं ऑलरेडी इससे लिख रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल सी है, आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। इसके बाद जो भी स्टेप है जहाँ पे समझाने लायक है थोड़ा बहुत, उसको मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। तो देखना क्या करना है, मल्टीप्लाई करा, इस तरीके से ब्रैकेट में लिखेंगे -1 -1 यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेम वही प्रोसीजर जैसा अभी भी मैंने बताया।
ओपन कर दो इसको, इस ब्रैकेट को ओपन कर दो और जितना भी कुछ है मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख दिया। अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही है कैंसिल कर देते हैं। 1 से -1 चले गया और यहाँ का -1 इस +1 से चले गया और कुछ कैंसिल हो रहा है। कॉस थीटा से माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा से माइनस साइन थीटा, 1 से -1 सब कुछ कैंसिल हो गया। आखिरी में क्या बच रहा है, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है एक तरीके से जो समझने वाला पार्ट है और इम्पॉर्टेंट है थोड़ा बहुत। यहाँ से मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा है। देखना, मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी। अब हमें पता है कि साइन और कॉस दोनों के केस में हमारे पास जब मैक्सिमम वैल्यू की बात होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिलता है दोनों के केस में। अगर पर्टिकुलर की बात करूँ तो ये जाता है -1 से 1 तक और सिमिलरली कॉस भी जाता है -1 से 1 तक, यानी कि मैक्स टू मैक्स कितना जाएगा, 1 जाएगा। अब एक चीज़ बताओ, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। साइन थीटा किस एंगल पे 1 देता है, ये देता है आपका थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे। और अगर मैं थीटा इसके लिए 90 डिग्री कंसीडर कर रहा हूँ तो मुझे इसके लिए भी 90 डिग्री कंसीडर करना पड़ेगा। और उस केस के लिए यानी कि जब आप कॉस की वैल्यू 90 डिग्री रखते हो तो वहाँ पे तो वैल्यू 0 मिल जाती है। तो इसका मतलब आप 1 × 0 करोगे 0 मिलेगा। सिमिलरली आप कॉस के केस के लिए भी देख लो कि कॉस किस पे 1 देता है, 0 डिग्री पे। यहाँ पे 0 डिग्री रखोगे और साइन की जगह पे भी 0 डिग्री रखोगे, वहाँ भी रखना पड़ेगा क्योंकि थीटा लिया है तो वो भी अगेन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम तो मिलेगा नहीं ऐसे करके। तो कैसे देखना है, देखो कि थीटा की वैल्यू किस एंगल पे, थीटा इज इक्वल टू 45 पे दोनों वैल्यू क्या आती हैं, बराबर आती है, साइन थीटा की भी और कॉस थीटा की भी। और जब दोनों की वैल्यू बराबर आती है मल्टीप्लाई करोगे जो भी नंबर मिलेगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम नंबर हमें मिलेगा इस केस के लिए जब दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखो दोनों की थीटा 45 डिग्री पे बराबर वैल्यू मिलती है जो कि होती है 1/√2 इंटू कितना हो जाएगा 1/√2 और मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा सिंपल 1/2। तो देखो इस केस में अगर हम ऐसे जाते हैं 90 या फिर 0 लेके तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 0 मिल रही थी। बट जब हमने थीटा इज इक्वल टू 45 लिया दोनों केसेस के लिए जहाँ पे वैल्यू बराबर मिलती है, मल्टीप्लाई करा, कितना आ रहा है 1/2 जो कि 0 से ज़्यादा है एक्चुअली में। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो रहेगी हमारे पास वो रहेगी 1/2। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, समझने लायक था। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया, 2016 में आया, 2020 में आने के चांसेस है, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, रिपीट होते हैं। तो अगर आया तो आप कर लोगे, तो इसे नोट करो। इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका 2017 से लिया गया है और 2 मार्क्स में पूछा गया था। और इस तरीके के क्वेश्चन इस बार भी पूछने के चांसेस है क्योंकि मैंने सैम्पल पेपर देखा है, वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन जो कि इस फॉर्मेट में रहते हैं जहाँ पे हमें शो करने को कहता है या फिर डिटरमिनेंट से रिलेटेड कैलकुलेशन वाइज कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ रहती है छोटी मोटी, वो चीज़ों का यूज़ करते हुए क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसका मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आने के इस बार भी चांसेस हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू हमारे पास रिड्यूस सिलेबस पढ़ रहे हैं, बट फिर भी हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। और जहाँ जहाँ पे मैं नोट करवा रहा हूँ उन चीज़ों को ज़रूर लिखना। ये छोटी मोटी प्रॉपर्टी हैं जो अक्सर कैलकुलेशन में काम आएंगी, जो कि इस तरीके के क्वेश्चन में हमें यूज़फुल रहेंगी। देखना, यहाँ पे कहता है कि अगर ए मेरे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका कि ऑर्डर 3 है, प्रूफ करो कि उसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, 0 आएगा। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को करा कैसे जाता है। आप पहले तो देख लो आपको गिवन क्या है। आपको गिवन है कि मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसकी कंडीशन लगा लो, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्या होता है, -a होता है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद लगाना है डिटरमिनेंट दोनों जगहों पे। ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है। अगर इन मैट्रिक्स का मैं डिटरमिनेंट फाइंड करता हूँ तो उसको कुछ इस तरीके से लिखूंगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इम्प्लाइज डिटरमिनेंट -a, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होती है प्रॉपर्टीज़, और वो प्रॉपर्टी छोटी मोटी है, ऐसा नहीं कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट हमारा हट चुका है जहाँ पे 5 से 6 प्रॉपर्टीज़ है वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ नहीं होने वाली एग्जैक्टली। उससे रिलेटेड कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टी है जो कैलकुलेशन में यूज़फुल होती है। कैलकुलेशन किस तरीके की, इस तरीके की, जहाँ पे आपको दोनों जगह पे डिटरमिनेंट कर दिया, उसके बाद का स्टेप क्या लिखे, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो देखिए पहला नोट ये दोनों, इसके बाद जितने क्वेश्चन आएंगे वो भी प्रीवियस ईयर के हैं और कुछ सैम्पल पेपर के हैं, वहाँ पे भी मैं कुछ नोट करवाऊंगा जो कि इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसे नोट करते हुए चलना। देखना क्या कहता है नोट में, 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला तो दूसरा वाला समझ लेते हैं, काफ़ी आसान है। ये कहता है कि अगर आप कोई भी एक ए मैट्रिक्स लो, अच्छा स्क्वायर होनी चाहिए क्योंकि डिटरमिनेंट हमारा किस मैट्रिक्स का निकलता है, स्क्वायर का। तो मैं कोई भी मैट्रिक्स लेता हूँ, उसका डिटरमिनेंट निकाला, ठीक है। या तो आप ये कर लो, दूसरा आप ये कर लो कि उस मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज निकाल लो,
फिर उसका डिटरमिनेंट निकालो, दोनों की वैल्यू बराबर आएगी, यानी कि ट्रांसपोज करने पे डिटरमिनेंट के आंसर पे हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो वही बात है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट, दोनों की वैल्यू बराबर मिलेगी। तो काफ़ी आसान सी प्रॉपर्टी है, चाहे तो आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अपने मन से कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, उसका डिटरमिनेंट निकालना और उसके बाद उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना, फिर उसके बाद डिटरमिनेंट निकालना, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी कहती है, पहली प्रॉपर्टी देखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए पड़ी हुई है और उसको मैंने किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, वो कांस्टेंट कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन किसी भी तरीके का। अच्छा, अब मैंने आपको बोला कि उसका डिटरमिनेंट फाइंड करके दो, या तो आपके पास ये चॉइस है कि आप उस कांस्टेंट को उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दो पूरी तरीके से, फिर उसके बाद क्या करो, वही डिटरमिनेंट की जो प्रोसेस होती है वैसे करके फाइंड करके मुझे आंसर दो, या फिर आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ करो। प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपने किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से, मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, इससे मल्टीप्लाई करवा के डिटरमिनेंट मांगा, तो आप शॉर्ट में ऐसा कर सकते हो कि आप 2 की पावर n कर दो, n का मतलब क्या है अभी बताता हूँ, और डिटरमिनेंट ऑफ a लिख दो। अब होगा क्या, 2 की पावर n, n का मतलब है ऑर्डर, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें उस क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने लिखा डिटरमिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल्स टू के की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, जहाँ पर n का मतलब क्या है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर। इस वाली बात का मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, अभी देखना कैसे यूज़ होगा। फिलहाल इस वाली चीज़ को देखो, ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी का यूज़ मैं इस वाले पोर्शन में कर रहा हूँ। ये है डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्योंकि दोनों बातें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब देखो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ के ए वाली प्रॉपर्टी का। यहाँ पे के का काम कौन कर रहा है, माइनस का 1। अगर इस बात को मैं कुछ ऐसा लिखूँ, ठीक है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, इज इक्वल्स टू क्या होगा, -1 बाहर आएगा और उसकी पावर में n लग जाएगा, n यानी कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर। और ये चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो यही चाह रहा था कि क्या आपको ये प्रॉपर्टी मालूम है या नहीं, तभी उसने आपको ऑर्डर दिया। अब आप यहाँ पे रखोगे -1 की पावर n और लिख दोगे क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए। सही है। अब देखना -1 की पावर n, इस केस में -1 की पावर कितना होगा, क्यूब। आपको आंसर कितना मिल जाएगा, माइनस का डिटरमिनेंट ऑफ ए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टी को आप नोट डाल के बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख लो, चाहे तो किसी क्वेश्चन में अप्लाई करके भी देख लो, रीचेक कर लो। कोई भी मैट्रिक्स लो, उसको किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करो और ये प्रॉपर्टी LHS और RHS दोनों वेरीफाई करके देखो, सेटिस्फाई हो रहा होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ए फ्रॉम दिस, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, आप इस चीज़ को फेयर में एज इट इज़ उतार सकते हो और लिख सकते हो फ्रॉम दिस वी कैन से डिटरमिनेंट ऑफ -a इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डिटरमिनेंट ए। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो जैसे कि मैंने बताया डिटरमिनेंट क्या होता है, एक नंबर होता है। अगर ये एक नंबर है और ये भी एक नंबर है तो इन दोनों नंबर को एक साथ भेज देते हैं, यानी कि डिटरमिनेंट ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब इनको आपको कैसे देखना है, आपको इनको एज अ नंबर देखना है। अब आप इसको ऐसा नहीं समझोगे कि ये क्या है, दोनों एक मैट्रिक्स है, नहीं, ये मैट्रिक्स नहीं, ये नंबर है। सपोज दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 आ रहा होगा, तो 1 इज इक्वल्स टू -1, कुछ ऐसा बन रहा होगा। उस -1 को मैंने इधर भेज दिया, तो 1 + 1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो कुछ इस तरीके का सिस्टम चल रहा है। ठीक है, अब देखना क्या होगा, इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 2 को उधर भेजूंगा, 0/2 कितना हो जाएगा, 0। डिटरमिनेंट ए कितना आ गया, 0 के बराबर, हेंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूफ करना था कि जो मैट्रिक्स है यानी कि डिटरमिनेंट ए वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है। और ये जितना भी मैंने यहाँ पे चीज़ें बताई हैं बेहद इंपॉर्टेंट है, और ऐसा बिल्कुल मत समझना कि ये हमारा रिड्यूस हो चुका है, ये बिल्कुल आएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनने वाला है। तो इसे नोट करो, इसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है, ये 2019 में आया हुआ है और 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी। इस तरीके के क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया आएंगे ज़रूर। देखना क्या कहता है, इफ़ ए बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका की ऑर्डर 3 है, और इस तरीके से है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू कितना है, 2 है। ठीक हो गया, और ए बी इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 2i के बराबर आ रहा है, यानी कि ए और बी दोनों मैट्रिक्स है, उनको मल्टीप्लाई करा जा रहा होगा, और 2i यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई 2, ये चीज़ हमें मिल रही है। अच्छा, हमसे फाइंड करने को कहता है कि b की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए, जो भी मैंने नोट करवाया था वो इंक्रीज होते रहेगा धीरे धीरे, 3 से 4 नोट जरूर करवाऊंगा जिनका कि यूज़ आप कैलकुलेशन में कर रहे होगे। देखना, पहला और दूसरा मैंने बता दिया था, अगर ये इसमें रिपीट हुआ तो दोबारा रिपीट कर देंगे। तीसरा वाला इसमें ज़रूर रिपीट होगा, जो कि कहता है अगर मेरे पास कोई भी 2 मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, ए बी लिखा जाएगा, फिर उसका डिटरमिनेंट निकाला, ये है LHS। या फिर आप ऐसा करो कि ए और बी दोनों मैट्रिक्स का सेपरेट डिटरमिनेंट निकालो और मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर बराबर मिलेगा। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, कोई भी आप मैट्रिक्स लेना, ए और बी 2 × 2 की लेना,
और उनको क्या करना, मल्टीप्लाई करवाना। अच्छा, ऑर्डर आपने सेम लिया है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और ये वाली चीज़ वेरीफाई करवा के देखना, आप चेक करोगे और आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा। तो यानी कि ये एप्लीकेशन, यानी कि ये प्रॉपर्टी हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल है। तो इसी बात का हम यहाँ पे फ़ायदा उठाएंगे। देखना क्या है, हमारे पास गिवन कंडीशन है ए बी इज इक्वल्स टू 2i वाली, ये चीज़ हमारे पास गिवन है। और साथ के साथ और क्या चीज़ गिवन है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 है, डिटरमिनेंट ए 2 है। इन सभी बातों का यूज़ करना है। अब दोनों जगह पे मैं क्या करवा दूंगा, डिटरमिनेंट अप्लाई करवा दूंगा। ए बी डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 2i, सही हो गया। अब देखना, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू, जैसे इसने कहा मैं इसको लिख सकता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। अब देखना यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे अगेन क्या है, 2i है। i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स है। और अभी अभी मैंने आपको बताया डिटरमिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल्स टू इस तरीके से एक्सपेंड होता है, यानी कि प्रॉपर्टी है। वही बात है, यहाँ पे 2 क्या है, एक k की वैल्यू है, i का काम कौन कर रहा है, a कर, इस तरीके से समझ सकते हो। और जब ये बाहर आएगा तो 2 की पावर n लिखनी पड़ेगी। n का मतलब कितना है, ऑर्डर है 3 इज इक्वल्स टू दिस, और लिख दिया जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ i। तो ये मत समझना ये सिर्फ दूसरी मैट्रिक्स में एप्लीकेबल है, i के साथ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, i के साथ भी होगा। तो 2 की पावर क्यूब इज इक्वल्स टू कितना हो गया, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ i आ गया। अच्छा, आप चाहे तो ये वाली चीज़ का वैल्यू भी निकाल सकते हो कि डिटरमिनेंट ऑफ i मिलता कितना है, हर बार कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। चाहे आप ऑर्डर 1 का ले लो, 2 का ले लो, या फिर 3x3 का ले लो, कुछ भी लो, इसकी वैल्यू हमेशा 1 मिलने वाली है। तो मैं इसका डायरेक्ट यूज़ करूँगा, सही है। तो ये छोटी मोटी कैलकुलेशन है, ये आपको आनी चाहिए, अगर आएगी तभी इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओगे। डिटरमिनेंट ए गिवन है 2, ये हो जाएगा 2, डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब 8 इंटू 1 इम्प्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ b इज इक्वल्स टू 8/2 कैंसिल होगा 4। तो b की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 4। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। अगर आपके पास ये तीनों प्रॉपर्टी क्लियर है तो इसे नोट करो। इसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका अगेन 2020 में पूछा गया है और इन्हीं 4 प्रॉपर्टी में से, सॉरी 3 प्रॉपर्टी है, इन्हीं में से कोई ना कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे लगने वाली है। देखना कैसे, कहता है कि इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, सच दैट डिटरमिनेंट ए 5 है, तो वैल्यू निकाल के दिखाओ डिटरमिनेंट ऑफ 2a ट्रांसपोज। टी रखा हुआ है, इस बात का ध्यान रखना, या तो टी या फिर डैश, इस तरीके से सिंबल रहेगा। तो देखना कैसे करना है, ये है 2a ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू फाइंड करके 2 कह रहे हैं। अब देखना ये वाली इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके सॉल्व होने वाला है। क्या है, k कौन है यहाँ पे, 2 है, और a का काम कौन कर रहा है, a ट्रांसपोज। भले ही a ट्रांसपोज करा गया है बट वो है तो एक मैट्रिक्स। तो जब भी मैट्रिक्स है जो कि किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और डिटरमिनेंट निकालना है तो वहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी का ज़रूर यूज़ करेंगे। तो ये कहता है क्या हो जाएगा, k की पावर n, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर n। अच्छा, n क्या है वो दिया है उसने। तो हर क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया है, जिस भी प्रीवियस ईयर में आया है, वहाँ पे बार बार इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। और अभी जस्ट इसके बाद मैं सैम्पल पेपर का एक क्वेश्चन लूँगा जहाँ पे अगेन इन तीनों में से ही एक प्रॉपर्टी का यूज़ करके क्वेश्चन दिया गया है। तो ये चीज़ हमें छोड़नी नहीं है, सही है, छोटी सी प्रॉपर्टीज़ है। तो 2a ट्रांसपोज ये हो जाएगा 2 का क्यूब, और डिटरमिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज, इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे मैट्रिक्स a ट्रांसपोज है तो मैं a ट्रांसपोज ही लिखूंगा, ठीक है। तो 2 क्यूब कितना हो जाएगा 8 इंटू, अच्छा डिटरमिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज अभी अभी मैंने लिखा है था, कितना होता है डिटरमिनेंट ऑफ a के बराबर लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी है, 5 है। तो 8 × 5 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 40, और 1 मार्क्स हो गए आपके। तो डी की वैल्यू आ गई, तो ऑप्शन डी हमारे पास क्या हो गया, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, तो इसे नोट करो। इसके बाद मैं आपको अगला सैम्पल पेपर का क्वेश्चन कर, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने सैम्पल पेपर से लिया है जो कि CBSE के द्वारा इशू किए गए हैं। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन है और इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमें इसे फाइंड करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। देखना, ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका कि ऑर्डर 3 है, और इस तरीके से है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 2a के, फाइंड करो डिटरमिनेंट ऑफ a कितना होगा। देखते हैं, हमारे पास कंडीशन है a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, ठीक है। तो क्या इस कंडीशन को मैं a मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 2a लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे बात किसकी करता है, डिटरमिनेंट ऑफ a की। तो दोनों जगह पे हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट का यूज़ कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट a डॉट a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 2a, सही है। अब देखो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ये वाली, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, इस तरीके से ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे वो अलग बात है कि दोनों मैट्रिक्स सेम है, बट है तो सही, तो दोनों अलग अलग मैट्रिक्स हैं, ये क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, इस तरीके से हम सेपरेट कर देंगे। अब देखना डिटरमिनेंट ऑफ 2a, अगेन यही वाली प्रॉपर्टी, तो 2 बाहर आएगा, ऑर्डर कितना है 3 है, गिवन है, तो 2 की पावर क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। डिटरमिनेंट ऑफ a हमें फाइंड करके देना था। ये दोनों क्या है, अब देखना यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये क्या है, एक तरीके से नंबर है,
ठीक है, नंबर है। अगर ये नंबर है, ये भी नंबर है और ये भी, तो हमारे पास क्या है, एक नंबर है, मैट्रिक्स नहीं है। मैं बात बार बार जोर देके इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। तो डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए, अच्छा ये नंबर है तो कैलकुलेशन क्या कहती है मैथ्स की, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 8। यही इसका फाइनल आंसर है। तो कैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, कैसे इन तीनों प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर रहा हूँ, आप बार बार इन 4 क्वेश्चन में अप्लाई करके देखो, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, और इस बार चांसेस हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसे नोट करो। इसके बाद में अगला टॉपिक करते हैं जहाँ पे मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बताने वाला हूँ। जैसे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट हट चुका है कंप्लीटली, तो उसके बाद सीधे हम जंप करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पे, और वहाँ से देखते हैं अगर कोई प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है या फिर इस बार सैम्पल पेपर में गिवन है। तो इसे नोट करो। इसके बाद नेक्स्ट फ्रेम में वही शुरू करते हैं। तो अगला टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे हमारे पास सिंपल सा एक फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है, और 3 टाइप के कुल मिला के क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं जो कि काफ़ी आसान होते हैं। तो देखते हैं। देखना यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी 3 पॉइंट हैं जो कि एक वर्टिसेस हैं किसी भी ट्रायंगल के, और अगर हमें बोला जाता है कि उसका एरिया फाइंड करके दो, तो कैसे करते हैं, एरिया इज इक्वल टू डिटरमिनेंट का सिंबल बनाया, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और साइड में 1 1 1 लिख दिया, और इस पूरी बात को हम एक्सपेंड करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला मिलेगा। अच्छा, वो फॉर्मूला हमने क्लास 10th में रटा हुआ था, तो वहाँ पे जो फॉर्मूला हमें मिल रहा होता है वो यहाँ से डिराइव होता है। तो अभी फ़िलहाल हमें वो फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, हमें डिटरमिनेंट पढ़ चुके हैं, तो हम सिंपल हमारे पास जो भी पॉइंट है उनको उठा के यहाँ पे रखेंगे और एरिया निकाल के रख देंगे। सही, काफ़ी आसान से क्वेश्चन होते हैं। तो एक टाइप ये भी होती है जिसमें 3 पॉइंट देगा और एरिया निकालने को कहेगा, तो वो टाइप मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि काफ़ी आसान है। 3 टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा। देखना पहला टाइप क्या होता है। पहले टाइप में कोलिनियर की बात करेगा। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं और मैं उनको कहता हूं कि ये कोलिनियर है ए बी सी, तो इसका मतलब वो क्या है, एक ही लाइन में पड़े हुए हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर है, एक ही लाइन में है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा बनता है कि आपको 3 पॉइंट दे देगा और कहेगा कि शो करो ये कोलिनियर है। अब देखो, अगर कोलिनियर है, जैसे कि ये हो रहा है, तो अगर ये कोलिनियर है तो इसका मतलब ये कभी भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कोलिनियर नहीं है ना, बाय चांस मान लो, मैं थोड़ा सा एक छोटा सा केस लेके देख रहा हूँ, अगर मैंने ये 3 पॉइंट बनाए जो कि कोलिनियर नहीं है, तो कोलिनियर नहीं है, लाइन नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल ही तो बनाएंगे भाई, आड़ा टेढ़ा किसी भी तरीके का बनाए, बट बनाएंगे ज़रूर क्या, ट्रायंगल। तो जब भी हमारे पास कोलिनियर नहीं होगा तो उस केस में एरिया हमें समथिंग मिलेगा। अच्छा, अगर कोलिनियर होगा तो उस केस में जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि अगर कोलिनियर है तो वो क्या फॉर्म कर रही है, एक लाइन फॉर्म कर रही है, ट्रायंगल तो फॉर्म कर ही नहीं रहा है। अब ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहा है तो एरिया भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस बात का ध्यान देना, जब भी आपके पास 3 पॉइंट हैं और कोलिनियर की डिमांड करता है शो करने के लिए, तो आप ये चीज़ रखो और यहाँ पे डिटरमिनेंट फाइंड करो और वो एरिया क्या आना चाहिए, 0। अगर ऐसा आ रहा है तो कोलिनियर हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। दूसरा टाइप है हमारे पास जहाँ पे हमें इक्वेशन फाइंड करने के लिए कहता है, और इसका हमारे पास क्वेश्चन सैम्पल पेपर में आया हुआ है 2021 के, मैं अभी करवाने वाला हूँ, काफ़ी आसान है वो भी। अगेन उसमें भी इसी तरीके की हमारे पास जो फॉर्मूला है इसका यूज़ करना है डिटरमिनेंट का, देखते हैं इसको भी। और तीसरा टाइप है जहाँ पे हमें के की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अच्छा, इसमें क्या होता है, हमारे पास 2 पॉइंट दे देगा जिसमें हमारे पास प्रॉपर वैल्यू दी होगी, एक आखिरी का पॉइंट दे देगा जहाँ पे हमारे पास वैल्यू गिवन नहीं होगी, यानी कि x में से x मिसिंग होगा या फिर y मिसिंग होगा, कोई ना कोई एक मिसिंग रहेगा, और हमें एरिया ज़रूर दे देगा और फाइंड करो कहेगा कि k की वैल्यू क्या है। सिंपल सी चीज़ है, आप इस फॉर्मूले में रखोगे, डिटरमिनेंट निकालोगे और वो एरिया आपको गिवन है ऑलरेडी, वहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं, बट मैं जस्ट आपको याद रहे कि इस टॉपिक में किस तरीके के क्वेश्चन है, इस वजह से मैं टाइप में इसे डिवाइड कर रहा हूँ। और 3 क्वेश्चन लेता हूँ जो कि आपकी NCERT प्लस प्रीवियस ईयर में अगर आया होगा वहाँ से लूँगा, या फिर एक सैम्पल पेपर में से लेने ही वाला हूँ। तो इसे नोट करो, इसके बाद मैं आपको वही करवाता हूँ। क्वेश्चन देखते हैं, ये मैंने NCERT से लिया हुआ है और यहाँ पे हमें शो करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अब कोलिनियर है तो यानी कि इसका एरिया कितना आएगा, 0। तो पॉइंट मैंने रख दिए x1 y1, यानी कि इसकी बात करें तो a b + c1, इसी तरीके से b पॉइंट और इसी तरीके से c रख दिया जो कि आपको आता है। अब डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, मैंने बताया था जहाँ पे आपको 0 दिखाई दे उसके अलोंग एक्सपेंड करना हमेशा। अब यहाँ पे कहीं पे भी 0 नहीं है तो किसी के भी अलोंग करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने कर दिया रो 1 के अलोंग। अच्छा, करने के लिए प्लस का क्या होगा, a, माइनस का b + c और प्लस का अगेन 1। तो वही चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। डिटरमिनेंट आपको फाइंड करना आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करा, सब कुछ कैलकुलेशन है, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ से ये चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी और यहाँ पे b + c b - c है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a + b a - b, क्या होता है, a² - b²। तो उसी बात का यूज़ करके मैंने अगला स्टेप लिखा और यहाँ पे भी जो भी है वो आप दिख ही रहे हैं।
अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो ए सी माइनस ए बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया इसका बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो होगा माइनस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वहाँ से हमें मिलेगा ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी ए। सब कुछ आपके सामने है, कैलकुलेशन है जस्ट। अब देखो सब चीज़ें यहाँ पे कैंसिल हो रही हैं, ए बी से ये वाला कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से ये वाला, इससे ये वाला, तो आंसर कितना मिल गया आपको? सीधे 0। और जैसा ही ये हुआ इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स जो भी आपको गिवन थे वो कोलिनियर हैं, कोलिनियर हैं, जिस वजह से उनका एरिया कितना आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात हो रही है, वो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। क्योंकि अगर कोलिनियर नहीं होते तो कोई ना कोई ट्रायंगल ज़रूर फॉर्म कर रहे होते और उसका कोई ना कोई एरिया ज़रूर मिलता। तो इसे नोट करो, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन करवाता हूँ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैंने 2021 के सैम्पल पेपर से क्वेश्चन लिया है। यहाँ पे हमें इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की। अच्छा, हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है और बोल रहा है यूजिंग डिटर्मिनेंट हमें ये चीज़ फाइंड करके देनी है। तो जैसे ही ये चीज़ लिखी तो आपको कनेक्ट करना है कि हमने डिटर्मिनेंट में पढ़ा हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले टॉपिक में हमें इक्वेशन फाइंड करना भी आता है उस फॉर्मूले का यूज़ करके। तो क्या होता है फॉर्मूला होता है 1/2 दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा, 0 मैंने यहाँ पे लिया है, क्यों लिया है? क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया कि ये जो 2 पॉइंट है ये क्या है, एक लाइन में लाई कर रहे हैं। अच्छा, लाइन में लाई कर रहे हैं और उसके लिए अगर मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब एरिया क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करने वाला। आप यहाँ पे एक तीसरा पॉइंट खुद से लोगे जो कि होगा x, y, ताकि आप x और y का यूज़ करके इक्वेशन फाइंड कर सके, क्योंकि हमें वही निकालना है। तो यहाँ पे ले लेना लेट x y बी अ पॉइंट ऑन लाइन। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला बना लो। फॉर्मूला है 1/2 x y 1। पहले मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, आप इसको दूसरे या तीसरे नंबर पे कहीं पे भी दूसरी या तीसरी रो में रख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 1 यहाँ पे रहेगा 1 और ये है 9 3 1 इज इक्वस टू 0। अच्छा, 1/2 को उधर भेजूंगा, कंप्लीट 0 हो जाएगा, वो चीज़ खत्म। प्लस माइनस यानी कि रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो तो ये हो जाएगा x, और मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 - 3 माइनस का y 3 - 9 प्लस का 1, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 माइनस 9 इज इक्वस टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6y इज इक्वस टू, ये कंप्लीट 0 हो जाएगा तो इसे 0 लिख दिया। इसको और ज़्यादा आप ऐसा लिख सकते हो x - 3y इज इक्वस टू 0। -2 मैंने बाहर निकाल दिया, फिर उधर भेज दिया, तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, x - 3y इज इक्वस टू 0। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट आपको यहाँ पे क्या मिल जाएंगे? 2 मार्क्स, इतने सिंपल से क्वेश्चन में। तो इस बात का ध्यान रखना और इसे नोट करो। इसके बाद मैं आपको तीसरे टाइप का क्वेश्चन करवाता हूँ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी टाइप का है। यहाँ पे है फाइंड वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। ए बी सी 3 पॉइंट दे दिए, ये वाला के हमें फाइंड करके देना है, और एरिया आपके पास कितना है? 3 स्क्वायर यूनिट है। और यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला है जैसे कि 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू कितना? 3 ले लिया, क्योंकि एरिया हमारे पास गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है जिस बात को आपको नोट करना चाहिए, क्या कि एरिया इज गिवन। अगर हमारे पास एरिया गिवन है किसी भी क्वेश्चन में, जैसा कि ये है, तो वहाँ पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन लेते हुए उस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे जो आप 3 प्लस का ले रहे थे, आप +-3 लोगे। अब इस बात का ध्यान देना, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने एरिया को नेगेटिव ले लिया, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो डिटरमिनेंट निकलेगा इसकी वैल्यू +-3 कुछ भी आ सकती है, क्योंकि हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं? हम फाइंड करने जा रहे हैं के, और के क्या है? पॉइंट है, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, तो हमें दोनों कंसिडर करने चाहिए। अगर हम यहाँ पे सिर्फ प्लस का लेंगे तो के की वैल्यू प्लस मिलेगी और नेगेटिव वाला छूट जाएगा, जो कि हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो वहाँ पे हमारे पास चांसेस हैं कि मार्क्स कम मिले, तो हमें वो रिस्क नहीं लेना। तो ये नोट आप बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान में रखना जब भी आप ये क्वेश्चन लिखोगे। तो अब बस हमें क्या करना है? डिटरमिनेंट फाइंड करना है। इस 1/2 को मैं उधर भेज देता हूँ पहले, और इसको एक्सपेंड कर देंगे रो 2 के अलॉन्ग। मैं रो 2 के अलॉन्ग कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि 0 दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कर लेते हैं, और साथ के साथ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, इस बात का यूज़ करना है, क्योंकि इस बार मैं रो ये वाली लेने वाला हूँ तो इसी का यूज़ करेंगे। माइनस प्लस माइनस इस तरीके से पिक करेंगे। तो माइनस का कितना मिलेगा? 0, और इसके साथ रहेगा हमारे पास 3 1 0 1, प्लस का हो जाएगा अगेन 0, और इसके साथ रहेगा 1 1 के 1, प्लस का माइनस का अगेन हमारे पास क्या है? 1 है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 3 के 0 इज इक्वल टू हो जाएगा +-6। ये क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का मैंने वहाँ भेज दिया, ठीक है। सॉल्व करो, ये कंप्लीट हो गया। 0 प्लस का 0 माइनस का 1, वहाँ से मिलेगा 0 - 3 के इज इक्वल टू +-6। तो इसके बाद हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हो जाएगा 3 के इज इक्वल टू +-6। तो वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास +-2
2। तो k की हमारे पास दो वैल्यू आई, एक प्लस की और एक माइनस की। तो ये इंपॉर्टेंस है इस प्लस और माइनस की, तो इस बात का ध्यान रखना, इसे नोट करो। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराता हूँ जहाँ पे हमें माइनर्स और कोफैक्टर्स के बारे में जानना है। तो देखिए अगला टॉपिक है हमारे पास माइनर्स का। अब माइनर कैसे निकालते हैं वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास 2x2 की और 3x3 की मैक्स टू मैक्स इतना ही रहेगा, और इन क्वेश्चन के लिए हमें माइनर फाइंड आउट करने होंगे। देखना, डिनोट करने का तरीका होता है कैपिटल M I J। आई जे का मतलब है कौन से नंबर की रो है और कौन से नंबर का कॉलम है। तो वो तो सिंपल सी चीज़ है, हम फाइंड करते हैं कैसे करने होता है। तो देखो इस क्वेश्चन में मैं, ये है 2x2 का, मैं 4 माइनर निकालूंगा, यानी कि जो भी आपके पास मैट्रिक्स गिवन होगी उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उतने नंबर ऑफ माइनर निकाले जा सकते हैं। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन आपको कह सकता है कि 2 माइनर निकाल के दिखाओ, यानी कि वो बोलेगा, और या फिर कह सकता है 3, या फिर सिंपल अगर बोलता है फाइंड ऑल माइनर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो हमें सारे के सारे निकालने पड़ेंगे। तो मैं फिलहाल इस वाले के लिए सारे के सारे निकालता हूँ। अब देखना, लिखूंगा M11। M11 का मतलब है पहली रो और पहले कॉलम पे जो एलिमेंट है उसके लिए माइनर क्या होगा। फिर होगा M12, फिर होगा M21 और आखिरी वाला होगा M22। इस तरीके से 4 हमारे पास क्या आएंगे, माइनर्स आएंगे, क्योंकि एलिमेंट भी क्या है, 4 ही हैं। ठीक है, अब देखो M11 माइनर की जो डेफिनेशन होती है एक्चुअली में वो कहती क्या है, माइनर ये कहता है कि आपके पास जो भी एलिमेंट है, हमारे पास क्या है 1 है, इसके क्या कर लो आप, तो रो और कॉलम क्या कर दो, एक तो पहले गायब कर दो, उसके बाद जो भी दिखेगा उसका क्या कर दो, डिटर्मिनेंट फाइंड कर दो। ठीक है, करते हैं। ये और ये चीज़ हटाई, क्या दिखा 4। इस 4 का डिटर्मिनेंट क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, अगेन 4 ही मिलेगा, है ना। अभी हमने करा था 1x1 की अगर मैट्रिक्स दिखाई देती है तो कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं, वही एलिमेंट उठा लो, तो वही करते हैं। अच्छा, M12 पहली रो दूसरा कॉलम हटेगा तो क्या मिल रहा है, -3, डिटर्मिनेंट में मिल रहा है, तो वही हम उठा के रख देंगे। दूसरा है M21, दूसरी रो पहला कॉलम यहाँ पे है 2 और दूसरी रो दूसरा कॉलम वहाँ पे बच रहा है 1। तो ये क्या आ गए, माइनर्स आ गए इस मैट्रिक्स के लिए। काफ़ी आसान सा टॉपिक है। आखिरी वाला करता हूँ, यहाँ पे है 3x3 की मैट्रिक्स। यहाँ पे मैं 2 या 3 निकालूंगा, देखते हैं कौन सा करता हूँ। तो पहला मैं करता हूँ 1 और 2, M12। आप चाहे तो 1 के लिए भी ट्राई कर सकते हो, बट मैं M12 कर रहा हूँ, यानी कि पहली रो और दूसरे कॉलम के लिए। तो क्या करेंगे, पहली रो और दूसरा कॉलम हटा दूंगा और वहाँ पे जो कुछ भी दिखाई देगा उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा। तो इसको हटाने पे मुझे क्या दिख रहा है, 4, 0, 3 और 2, और 2x2 का डिटर्मिनेंट निकालना हमें आता है, फाइंड कर लो। 4 2 कितना हो गया, 8 -0 इज इक्वल टू कितना, 8। ठीक है, मैं एक और ले लेता हूँ M23, यानी कि दूसरी रो और तीसरा कॉलम। दूसरी रो हमारे पास क्या है, ये है, और तीसरा कॉलम ये रहा। तो इसके लिए देखो क्या होगा, ये और ये चीज़ हटा दो तो क्या दिखेगा, 1 2 3 1। फाइंड कर लो डिटर्मिनेंट, 1 - 3 2 6 कितना आ गया, माइनस का 5 आ गया। ठीक है, इस बात पे कंफ्यूज मत होना, डिटर्मिनेंट नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी मिल सकता है, फ्रैक्शन का भी मिल सकता है। तो ये आगे हमारे पास 2 ही निकाले हैं मैंने। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 2 ही आएंगे, 9 एलिमेंट है, 9 के 9 हमारे पास माइनर्स आ सकते हैं। आप ट्राई करना 9 के 9 निकालने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं एक पैटर्न ऑब्जर्व करवाने वाला हूँ आपको। ये है मेरे पास 2x2 की मैट्रिक्स। ठीक है, अब जब 2x2 की मैट्रिक्स है, अब जब मैं माइनर निकाल रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ही तो फाइंड कर रहा हूँ एक तरीके से। वो क्या है, डिटर्मिनेंट क्या है, उससे एक कम ऑर्डर का है। ये है 2x2 की मैट्रिक्स, मैंने जो डिटर्मिनेंट फाइंड करके रखा वो किस मैट्रिक्स के लिए रखा था, 1x1 की। सही है, यही चीज़ करी थी हमने यहाँ पे। जितने भी मुझे एलिमेंट दिख रहे थे 1x1 के थे, उन्हीं को उठा के रख दिया, वही उसका डिटर्मिनेंट हो गया। ठीक है, इस वाले में देखो, इस वाले में भी मैंने डिटर्मिनेंट ही निकाला है, बस फ़र्क इतना है कि ये मैट्रिक्स थी मेरे पास 3x3 की, मैंने जो डिटर्मिनेंट फाइंड करके रखे हैं वो किसके हैं, उससे एक छोटी, यानी कि कितना, 2x2 की मैट्रिक्स के लिए। वो क्या थी, ये थी 4 0 3 2। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, अगर इसे मैट्रिक्स की फॉर्म दूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2x2, बट अभी अगर मैं लिखता हूँ तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने डिटरमिनेंट का सिंबल लगाया। ठीक है, बट ध्यान देना, क्वेश्चन गिवन था 3x3 की मैट्रिक्स, मैंने माइनर को निकालते हुए कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला, 2x2 का। सेम यहाँ पे वो आगे आप जितने भी क्वेश्चन करोगे जहाँ पे आप माइनर निकाल रहे होगे, सब जगह पे यही पैटर्न ऑब्जर्व होगा। मैं ये नोट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपके पास एक रिमार्क है जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, हो सकता है आपने कभी पढ़ा ना हो या फिर आपको कभी समझ में ना आया हो, अगर पढ़ा हो, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आपके बन सकता है। क्या पता आपको ट्रू फॉल्स की तरह दे दे कि बताओ कि ये जो स्टेटमेंट लिखी है ट्रू है या फॉल्स है, या फिर एमसीक्यू में किसी भी तरीके से दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं ले रहा हूँ, एक तरीके से कह सकते हैं, और सारी चीज़ें जितनी भी गिवन है वो सब आपको बता रहा हूँ। तो ये बात कहता है
कि माइनर जब हम निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का किसी भी डिटर्मिनेंट के लिए जो कि ऑर्डर रहेगा n, और n क्या होना चाहिए 2 या 2 से बड़ा, जैसे कि ये था 2 का था, फिर ये 3 का था, इसी का तो हमने क्या करा था डिटर्मिनेंट निकालते हैं, मतलब ये डिटर्मिनेंट है, एक तरीके से लिख सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है, अगर मैं इसको हटाता हूँ तो ये हो गया डिटर्मिनेंट। कौन से ऑर्डर का हो गया 2x2 का हो गया, इसी तरीके से वो भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का जो कि ऑर्डर n का है उसका एलिमेंट के लिए आप माइनर निकालते हो तो आप एक तरीके से क्या निकाल रहे हो, एक तरीके से आप डिटर्मिनेंट ही निकाल रहे हो जिसका कि ऑर्डर n-1 रहेगा, यानी कि जो ऑलरेडी आपको ऑर्डर गिवन रहेगा उससे एक कम ऑर्डर के लिए आप क्या कर रहे होगे, डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे होगे। तो वही बात ये रिमार्क कहता है और वही मैंने आपको इस क्वेश्चन में इस दोनों एग्जांपल से समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो छोटी सी बात है, माइनर निकालना हमने देख लिया, रिवाइज कर लिया। इसके बाद मैं आपको कोफैक्टर बताता हूँ और उसके बाद कुछ क्वेश्चन। तो अगला टॉपिक है हमारा कोफैक्टर का। अब कोफैक्टर क्या होता है, इसको पहले डिनोट करते हैं AIJ से, कैपिटल AIJ। माइनर के लिए हम कैपिटल MIJ करते हैं। तो यहाँ पे भी IJ का मतलब रहता है नंबर ऑफ रो और कॉलम। तो AIJ इज इक्वल्स टू डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है -1 की पावर i + j MIJ। इसको मैं क्वेश्चन में अप्लाई करता हूँ। अगेन 2 ऑर्डर और तीसरे ऑर्डर के डिटरमिनेंट के लिए मैं यहाँ पे फाइंड करूँगा, और यहाँ पे भी बिल्कुल माइनर की तरह हम पूरे के पूरे एलिमेंट के लिए जितने भी उस मैट्रिक्स में गिवन है या फिर डिटरमिनेंट में गिवन है सब के लिए हम माइनर या कोफैक्टर निकाल सकते हैं। बट मैं यहाँ पे आपको 2 या 3 ही निकाल के दिखाऊंगा। देखना यहाँ पे है, मैं पहले निकाल लेता हूँ A11 के लिए। अच्छा, A11 इज इक्वल्स टू कितना होगा, -1 की पावर i + j बोला था, i + j यानी कि 1 + 1। यहाँ पे लिखोगे आप MIJ यानी कि वही 1 यानी कि ये क्या है, पहली रो और पहले कॉलम की बात कर रहे हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग फेज में हैं और प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं है तो पहले आप माइनर निकालिए, उसके बाद कोफैक्टर निकालिए। बट जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, और उसी क्वेश्चन के लिए जैसे कि आप कोफैक्टर निकालो तो उसी टाइम पे आप माइनर निकाल के तुरंत आंसर लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा, और M11 कितना है, पहली रो और पहला गायब करेंगे तो हमें अगेन 1 ही मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा 1। दूसरा निकाल लेते हैं A फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के लिए, यानी कि 2 के लिए। यहाँ पे भी अगेन -1 की पावर 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आप निकालोगे M12। अच्छा, पहली रो और दूसरा कॉलम गायब होगा तो क्या मिलेगा, 3, और यहाँ से मिलेगा -1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, -3। तो इस केस के लिए मैं सिर्फ 2 निकाल रहा हूँ। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 के लिए, ये 3x3 के लिए है, ये हो जाएगा -1 की पावर स्क्वायर। अगेन मुझे क्या करना है, यहाँ पे M11 फाइंड करना है। M11 यानी कि ये और ये हटा दूंगा तो डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा 1021 के लिए। तो इसको निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 1, और यहाँ से आएगा 1 - 0 जो कि अगेन मिलेगा 1, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई मेरी कोफैक्टर की। अच्छा, A12 यानी कि पहली रो और दूसरे कॉलम के लिए कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब। अगेन ये और ये चीज़ हटेगी तो बचेगा 4031, और यहाँ पे आ जाएगा -1 और इसका डिटरमिनेंट निकलेगा 4, तो ये हो जाएगा -4, ठीक है। एक आखिरी कर लेते हैं A13 यानी कि पहली रो और तीसरा कॉलम, यानी कि ये पूरी सीरीज़ कवर हो जाएगी, ठीक है। तो इसको करने के लिए अगेन -1 की पावर 1 + 3 कितना होगा, 4। डिटरमिनेंट निकालेंगे, ये और ये हटेगा तो ले लेंगे 4132, और ये आ जाएगा -1 की पावर 4 1 हो जाएगी, और 4 2 8 -3 मुझे मिल जाएगा 5। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करके 5, तो ये आ गया मेरे पास कोफैक्टर। तो इस तरीके से हम फाइंड कर रहे होते हैं, और साथ के साथ हम बाकी के भी निकाल सकते हैं जो कि आप करोगे प्रैक्टिस के लिए। इस टॉपिक से जो आखिरी 2 इंपॉर्टेंट नोट हैं वो ज़रूर लिखना, ये ध्यान में रखना, इससे क्वेश्चन बन सकता है। पहला नोट है कि अगर आप, मैंने जैसे कि इस रो के लिए, कंप्लीट रो के लिए कोफैक्टर फाइंड करें, उन कोफैक्टर को उसी रो के साथ मल्टीप्लाई और ऐड करवाते तो आपको मिलेगा डिटरमिनेंट। कहने का मतलब, मैंने पहली रो ली थी, दोनों केसेस में मैं अप्लाई करवा के दिखा दूंगा। पहली रो ली थी, इसके मैंने कोफैक्टर्स निकाले थे, क्या आया, 1 आया, -4 आया और 5 आएगा। इनको मैं करस्पॉन्डिंग इन्हीं के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा के ऐड करूंगा तो मुझे डिटरमिनेंट मिल जाएगा A का, जो कि मैंने ऑलरेडी फाइंड करके रखा हुआ है कि -11 मिल रहा है। देखते हैं ऐसा करने से मिलता है या नहीं मिलता। देखो 1 × 1 तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अच्छा, प्लस दूसरा क्या है, -4 है, मल्टीप्लाई करवाऊँगा 3 के साथ, ठीक, प्लस वहाँ पे है 5, मल्टीप्लाई करवाऊंगा 0 तो वो हो जाएगा 0, सही हो गया। तो ये हो गया 1, माइनस का कितना 12, और आंसर मिल गया कितना, -11। तो अगर आपके पास कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि फाइंड करो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर यूजिंग कोफैक्टर्स, तो आपको यही करना है कि कोई भी रो निकाल सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि पहली वाली ही, आप दूसरी रो के ले सकते थे, तीसरी रो के, या फिर कॉलम के भी ले सकते थे। यहाँ पे बोल रहा है रो या फिर कॉलम, तो कुछ भी लो, बट जिसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे वो करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। यानी कि अगर आपने रो 2 के कोफैक्टर निकाले
तो रो 2 के साथ ही मल्टीप्लाई और ऐड करोगे तभी जाके आपके पास डिटरमिनेंट निकलेगा। ऐसा ही इस केस में भी हो रहा है। इस केस में अगर मैं डिटरमिनेंट सिंपल निकालने जाता हूँ, अब वैसे तो ज़रूरत नहीं है बट फिर भी निकाल के चेक कर लेते हैं। 1 माइनस 3 2 6 कितना आएगा, -5। अब आप क्या करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओ, ये होगा 1 प्लस 3 इसके साथ होगा, ये होगा -6। 1 माइनस 6 कितना मिल जाएगा, अगेन -5। तो कोफैक्टर को लो और उसी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई और ऐड करवाओ, आपको मिल जाएगा डिटरमिनेंट। यही ये नोट कहता है। आखिरी वाला नोट देखते हैं। दूसरा नोट कहता है कि अगर आपने कोफैक्टर ले लिया, ठीक है, मैंने रो 1 के ले लिए थे, अगर आप मल्टीप्लाई और ऐड करवाते हो बिल्कुल इसी तरीके से बट किसी और रो के साथ, करस्पॉन्डिंग रो के साथ नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। मान लेता हूँ कि मैंने कोफैक्टर लिए पहली रो के, अब मैं मल्टीप्लाई और ऐड करवाऊंगा दूसरी रो के साथ, तो मुझे आंसर में मिलेगा 0। देखना कैसे है, यहाँ पे ले लेता हूँ, आप लेके देख लो। 1 मल्टीप्लाई करो 4, मुझे मिलेगा 4, ठीक है। -4 मल्टीप्लाई, ये प्लस का 1 तो ये हो जाएगा -4। 5 मल्टीप्लाई 0 तो ये हो जाएगा 0। ये दोनों कैंसिल हो गए, मुझे वैल्यू मिल गई 0। यही ये पॉइंट कहता है। क्या कहता है, इफ़ एलिमेंट ऑफ रो या फिर कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो, किसी और रो के साथ या फिर कॉलम के साथ भी करवा सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, किसी भी कॉलम के साथ किसी भी रो के साथ मल्टीप्लाई और ऐड करवाओ, आपको सम मिलेगा 0 और ये हमेशा पॉसिबल रहेगा, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट नोट मुझे बताना था और इसी के साथ ये जो कोफैक्टर का टॉपिक है ये कंप्लीट होता है और कंप्लीट माइनर और कोफैक्टर की जो डेफिनेशन है प्लस उसके क्वेश्चन वो मैं अभी करवाऊंगा। तो यही कुछ हमें रिवाइज करना था। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ जो प्रीवियस ईयर और इस बार के सैम्पल पेपर में गिवन है। तो माइनर एंड कोफैक्टर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है जो कि मैंने 2021 के सैम्पल पेपर से लिए हैं और जो आखिरी के 2 नोट मैंने आपको बताए उसी में से ये क्वेश्चन पूछे गए। तो देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि लेट ए इज इक्वल्स टू ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, ठीक है, और उसका डिटरमिनेंट कितना दिया है, -7 दिया है। हमसे वैल्यू फाइंड करने को कहता है इस चीज़ की, और ए आई जे का मतलब क्या है, कोफैक्टर्स। अब देखो, अगर मेरे पास 3x3 की मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट को अगर मुझे रिप्रेजेंट करवाना है तो कुछ इस तरीके से करेंगे, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ठीक है। ये हो गई हमारे पास मैट्रिक्स इन जनरल फॉर्म। अब यहाँ पे कहता है A11 है यानी एलिमेंट, A12 और A13 यानी कि कौन सी रो की बात कर रहा है, पहली रो की बात कर रहा है। अब पहली रो की बात कर रहा है और साथ में कोफैक्टर्स कौन से हैं, दूसरी रो के हैं, A21, A22 और A23 यानी इसके, और दोनों को मल्टीप्लाई और ऐड करवाया। और अभी अभी मैंने आपको नोट में लिखाया था, वहाँ पे बताया था कि अगर किसी रो को आप लेते हो और मल्टीप्लाई और ऐड करवा रहे हो किसी दूसरी रो या कॉलम के कोफैक्टर के साथ तो हमेशा आंसर कितना मिलता है, 0। तो इसका सिंपल सा आंसर है हमारे पास 0 और यही रीज़न आप इस क्वेश्चन के आंसर में भी लिखोगे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें कंफ्यूज करने के लिए दी है कि डिटरमिनेंट -7 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3x3 है, तो इस तरीके से कंफ्यूज कर रहा है। बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है और ये पूरा का पूरा 1 मार्क्स में पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, वो नोट अगर आपको याद है तो आप यहाँ पे अप्लाई करोगे और आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स में पूछा गया है। यहाँ पे कहता है माइनर और कोफैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स एंड हेंस फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब देखना यहाँ पे हमें माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं, किसके लिए, फर्स्ट कॉलम के लिए, इस वाली मैट्रिक्स के लिए, ठीक है, निकालेंगे। और उसके बाद कहता है हेंस फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, अगर हेंस जुड़ा हुआ है इसका मतलब ये है कि डिटरमिनेंट निकालने के लिए आप वो तरीका नहीं अपनाओगे जो मैंने आपको बताया था बेसिक वाला, -3 मल्टीप्लाई 8 करके। आपको यहाँ पे माइनर और कोफैक्टर का यूज़ करते हुए हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ये चीज़ भी अगेन नोट नंबर 1 था, वहाँ पे मैंने बताई थी। अगर आपके पास कोई कॉलम है या फिर रो है, उसके कोफैक्टर के साथ आप मल्टीप्लाई और ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट निकलेगा। तो वही चीज़ का यूज़ यहाँ पे हमें करना है। तो इसी वजह से ये 2 मार्क्स में पूछा गया। तो गलती यहाँ पे ये रहती है कि डिटरमिनेंट हम नॉर्मल तरीके से निकालना शुरू करते हैं, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी। तो देखो, मैं यहाँ पे सीधे कोफैक्टर निकालता हूँ और आप ऐसा कर सकते हो कि पहले आप माइनर निकालें उसके बाद कोफैक्टर जाएं, बट मैं कोफैक्टर निकालना आसान रहेगा क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स है, वही अपना रहा हूँ। और हमें निकालना है फर्स्ट कॉलम के लिए यानी कि ये वाला। तो ले लेते हैं A11, ये होगा -1 की पावर स्क्वायर और ये चीज़ हटेगी, सॉरी, ये और ये चीज़ हटेगी तो हमें मिलेगा 3। तो ये मिल गया 3। उसके बाद रहेगा दूसरी रो और पहला कॉलम यानी कि ये वाला, यहाँ पे होगा -1 की पावर 3। दूसरी रो और पहला कॉलम हटेगा, बचेगा कितना, 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा -4। तो ये आ गए हमारे पास कोफैक्टर फर्स्ट कॉलम के लिए। माइनर भी बोला हुआ था तो अभी मुझे ध्यान आया कि माइनर आपको सेपरेट करके निकालना पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल लेते हैं यहीं पे। M11 रहेगा, अभी अभी निकाला था 3 आएगा, और M21 हमें निकलेगा +4। सही है, तो ये दोनों आ गए माइनर और कोफैक्टर पहले ही कॉलम के लिए।
अब निकालते हैं डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए हम -1 यानी कि जो हमारी पहली कॉलम है उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई, तो -1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई -4, दूसरा कोफैक्टर हमारे पास -4 है, मल्टीप्लाई करते हैं -3 -8, ये हो जाएगा -11। तो ये हो गया इसका डिटर्मिनेंट। और आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हो -3 -4 2 8, वहाँ से भी हमें -11 ही मिल रहा है। तो इस तरीके से क्रॉस चेक करके अपना क्वेश्चन को वेरीफाई भी करवा सकते हो। तो यहाँ से आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 2 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन बने हुए हैं और इसी नोट से बने हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाता हूँ जहाँ पे हम एडजॉइंट सीखेंगे और इन्वर्स निकालना सीखेंगे किसी भी मैट्रिक्स के लिए। तो अगला टॉपिक बताता हूँ जो कि है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब कैसे किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला जाते हैं उसे देखते हैं, और इसके बाद कुछ इसमें थ्योरम है वो भी इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, और उसके बाद इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स देखेंगे। तो देखो, एडजॉइंट का मतलब ये होता है कि ट्रांसपोज करना होता है कोफैक्टर्स का। अब किसके कोफैक्टर्स? जो भी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन होगी उसके कोफैक्टर्स सारे के सारे हमें लेने होते हैं। देखना करना कैसे, अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स दी है ए 1 2 3 4, इसमें एलिमेंट्स हैं। अब इसके पहले मैं कोफैक्टर्स निकालूंगा और उससे भी पहले मैं इसके जनरल एलिमेंट की फॉर्म में इसको लिख लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, और बिल्कुल सेम तरीका, ये तो मैं 2x2 के लिए बता रहा हूँ, थोड़ा आसान रहे, वीडियो की लेंथ कम हो। बिल्कुल सेम तरीके से हम क्या करते हैं 3x3 के लिए भी निकालते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो a ये रहेगा। अब मैं निकाल लेता हूँ कोफैक्टर सारे के सारे। a11 होगा -1 का स्क्वायर, ये और ये हटेगा, बचेगा 3, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए देखते हैं, -1 का क्यूब, और ये हटेगा, 4 बचेगा, -4। और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम अगेन -1 का क्यूब, ये और ये चीज़ हटेगी, 2 हो जाएगा -2। a22 होगा -1 की पावर 4, ये सारा कुछ हटेगा, 1 बचेगा और मिल गया 1। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, ये जो एलिमेंट्स है इन्हीं के करस्पॉन्डिंग फैक्टर्स कोफैक्टर्स अगर मैं लिखूं मैट्रिक्स की फॉर्म में तो कुछ ऐसा ही रहेगा, फिर a21 और a22, है ना, बिल्कुल। यानी कि 1 वाले एलिमेंट के लिए कोफैक्टर कौन है, ये है, इसी के लिए ये वाला, इस तरीके से करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। ठीक है, हमारे पास क्या आएंगे, जैसे ही ये कोफैक्टर्स आएंगे आप इनको सबसे पहले तो लिखना इसी फॉर्म में जैसे कि हमारे पास करस्पॉन्डिंग वाली चीज़ें रहती हैं। तो ये हो जाएगा 3 -4 और -2 और 1। ठीक है, हमने रख दिया। इसके बाद इतना ज़रूर ध्यान देना कि आपको करना होता है ट्रांसपोज। मिस्टेक क्या करते हैं, मिस्टेक ये होती है कि आपको जो भी मैट्रिक्स दी है कोफैक्टर वगैरह निकाल देते हैं और एज इट इज़ जैसा था, यानी कि जो एलिमेंट है करस्पॉन्डिंग वाला रख देते हैं। ठीक है, और फिर वो हो जाता है हमारा गलत, क्योंकि एक स्टेप भूल जाते हैं कि ट्रांसपोज भी करना होता है। तो जैसे ही आपने इस तरीके से इस मैट्रिक्स में रखा जो कि है कोफैक्टर्स, उनका ट्रांसपोज ज़रूर कर दें, और वही होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, जिसको कि लिखते हैं ADJ से, इस तरीके से डिनोट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, इसका ट्रांसपोज करूंगा, रो कॉलम बन जाएगी, कॉलम रो बन जाएगा, हमें आता है। तो -4 1, तो ये होगा इसका आंसर, यानी कि एडजॉइंट निकालना किसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए जो कि 2x2 का था। बिल्कुल सेम तरीका हमारे पास 3x3 के लिए भी रहता है। कोफैक्टर्स निकालिएगा, उनको रखिएगा जैसे इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वैसे ही कोफैक्टर रखना, और उसके बाद ट्रांसपोज कर देना, तो वो जो मिलेगा वो होगा हमारा एडजॉइंट। ठीक है, काफ़ी आसान है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कुछ थ्योरम। इसके बाद जितनी भी थ्योरम बताऊँगा 3 से 4 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसमें से कुछ भी नहीं हटा सिवाय प्रूफ के। प्रूफ इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं हैं तो वो चीज़ मैं बताऊँगा भी नहीं, और उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन सैम्पल पेपर में या फिर प्रीवियस ईयर में आया हुआ है वो भी मैं बताऊँगा। तो देखो पहली थ्योरम है हमारे पास, पहली थ्योरम कहती है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A करूँ या फिर एडजॉइंट A इंटू A करूँ, मुझे जो वैल्यू मिलेगी हमेशा मिलेगी डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे कन्फ्यूजन देखो इस बात पे हो सकता है, ये है A, ध्यान रखना A है मैट्रिक्स। जैसे कि इस क्वेश्चन के लिए हम वेरीफाई करवा देते हैं, देखना मैं यहाँ पे वेरीफाई करवाऊंगा, मैं प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ। वेरीफाई का मतलब होता है कि एक एग्जाम्पल लिया और वहाँ पे इस बात को शो करवा दिया, तो वेरिफिकेशन होता है। प्रूफ मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, प्रूफ थोड़ा लेंदी रहता है क्योंकि। तो देखो A है, मैं ये वाला ले लेता हूँ, A इंटू क्या करा है एडजॉइंट ऑफ A, और एडजॉइंट ऑफ A हमें क्या मिलता है, अगेन मैट्रिक्स ही तो मिलती है। तो यानी कि इस वाले पार्ट की अगर मैं बात करूँगा तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, और मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल रहा होगा, एक नई मैट्रिक्स मिल रही है। तो उस बात को मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ
कैलकुलेशन का काम आपका है, आप करिए कैलकुलेट, क्योंकि आपके लिए पेपर में ये सारी कैलकुलेशन आनी चाहिए। अगर आप अभी से प्रैक्टिस करोगे तब जाके वहाँ अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो जितना ज़्यादा हो सके जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हो अभी उसको अपनी नोटबुक में लिखो और सॉल्व करने की कोशिश करो, जो भी चीज़ मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैं ऐसा कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ जो आपको नहीं आता, मैं वही चीज़ें छोड़ रहा हूँ जो आपको आता है, जैसे कि कैलकुलेशन पोर्शन। तो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे कोई मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक हो गया। या फिर आप ऐसा करो, देखना मल्टीप्लाई भी अलग अलग तरीके के होते हैं, यानी कि अगर मैं ए भी कर रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं होता कि वो बी ए के इक्वल आए हर बार, है ना, इस वजह से। तो ए इंटू एडजॉइंट ए करा, अब क्या करो, एडजॉइंट ए इंटू ए, यानी कि पहले ये मैट्रिक्स रखना, फिर ये वाली मैट्रिक्स और मल्टीप्लाई करके देखना, अगेन क्या मिलेगा, कोई ना कोई मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। और वो किसके इक्वल आएगी, इसके इक्वल आएगी। इस केस में ऐसा होता है, जैसे कि ए बी करा मैंने और कोई भी जनरल मैट्रिक्स ली, ए बी सिंपल नाम दे दिया, और बी ए करा, तो वो हर बार इक्वल आए ऐसा ज़रूरी नहीं। बट इस केस में है, देखो ए है, उस ए को मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ उसके एडजॉइंट के साथ, चाहे मैं ऐसा करूँ या ऐसा करूँ मुझे वैल्यू बराबर मिलेगी, यानी कि मैट्रिक्स जो मिल रही होगी दोनों केसेस में सेम मिल रही होगी, ठीक है। अब कैसी मैट्रिक्स मिल रही होगी, मैट्रिक्स कुछ ऐसी मिल रही होगी कि उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है, मैं निकाल के दिखा देता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू रहेगा 3 - 4 2 8, ये हो गया -5, ठीक है। तो जो डिटर्मिनेंट है इस केस के लिए मैं ले लेता हूँ -5, और बाहर से मतलब कि इस साइड पे जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अच्छा, मैंने 2 क्रॉस 2 का ही क्यों लिखा, क्योंकि मैं इस एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। तो जो मैट्रिक्स आपको मिल रही होगी यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई करने पे, वो कैसी मिल रही होगी, ऐसी मिल रही होगी, यानी कि -5 ब्रैकेट 1 0 0 1। अगर मैं इसको थोड़ा और कंक्लूड करवाऊँ तो कुछ ऐसा रह रहा होगा, -5 0 0 -5। एक बार आप क्रॉस चेक करके करना, बिल्कुल मिलेगा। क्या, ए इंटू एडजॉइंट ए करो आपको ये मैट्रिक्स मिलेगी, आप उल्टा करो, एडजॉइंट ए इंटू ए करो आपको यही मैट्रिक्स दोबारा मिलेगी, जिसको कि हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। तो हमने उसको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया और जनरल वे में बना दिया। क्या मिल रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 के लिए है तो वहाँ पर भी सेम चीज़ अप्लाई हो रही होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो भी मिलेगी वो 3 क्रॉस 3 की मिलेगी। तो हमारे पास कुल मिला के ये थ्योरम में अंडरस्टैंड करने वाला पोर्शन था और इससे हमारे पास क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो इस चीज़ को नोट करो। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट थ्योरम बताता हूँ। तो अगली डेफिनेशन देखते हैं, अभी हमें डेफिनेशन देखनी है, थ्योरम इसके बाद है तो वहाँ पर करेंगे। दो डेफिनेशन है और उसके बाद एक रिमार्क है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखना, डेफिनेशन कहती है कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिंगुलर तब कहेंगे अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है, बोलेगा सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब अगर सिंगुलर बोल दिया इसका मतलब कंफर्म है कि उसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये ए मैट्रिक्स थी, इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा था, -5 आ रहा था, ठीक है, निगेटिव था, 0 नहीं था। इसका मतलब ये मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर नहीं है, क्या कहलाई जाएगी, नॉन सिंगुलर कहलाई जाएगी। तो दूसरी डेफिनेशन इसी बात पे कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर कब कहेंगे, जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है। सिर्फ इस बात का ध्यान देना, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी मिले इस बात पे फर्क नहीं पड़ता। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, बट कंफ्यूज नहीं होना, सिंगुलर के लिए सिर्फ डिटर्मिनेंट 0, और अगर नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, इसे खत्म करते हैं। अब यहाँ पे है इंपॉर्टेंट रिमार्क इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है और एक डेरिवेट करके इस बात को कंक्लूड करा जाता है, तो इसको रिमार्क की कैटेगरी में डाला गया है, थ्योरम नहीं है। तो देखते हैं रिमार्क क्या कहता है और इससे क्वेश्चन बनते भी हैं। देखना, क्वेश्चन किस टाइप का रहता है, आपको दे देगा कि ये है एक मैट्रिक्स ए, इसका डिटर्मिनेंट ये रहा, देगा इस तरीके से, और कहेगा कि ये इसका ऑर्डर है, आप फाइंड करके दो इसके जो एडजॉइंट होगा, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट कितना होगा। देखो, एडजॉइंट ए, बाहर से क्या लगाया है, बार लगाया। एडजॉइंट ए हमें क्या देता है, मैट्रिक्स ला के देता है। तो जब भी हमारे पास मैट्रिक्स है और बाहर से बार का सिंबल है, यानी कि वो मॉडुलस नहीं है, क्या है, डिटर्मिनेंट है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ला के दो। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि उस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना है और ऑर्डर कितना है, जैसे कि इस एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। हमने ली थी ए मैट्रिक्स और मैं मान लो कि हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑलरेडी गिवन है, जो कि है -5, ठीक है, और इसका जो ऑर्डर है जो कि कितना है, 2 क्रॉस 2 का है, वो भी आपको ऑलरेडी किसी क्वेश्चन में गिवन है। और क्वेश्चन में आपसे मांग लिया गया कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना है। अच्छा, वो ऐसा नहीं देगा कि मैट्रिक्स ये रही, ऐसे मैट्रिक्स नहीं देगा। यहाँ पे तो मैं एग्जांपल बनाया हुआ था, इस वजह से मैट्रिक्स पड़ी है हमारे पास। वहाँ पे सिर्फ आपको ये चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, ये दो बातें अवेलेबल रहेंगी, मैट्रिक्स गिवन नहीं होगी। अच्छा, मैट्रिक्स गिवन नहीं है तो आप ऐसे करके एडजॉइंट भी नहीं निकाल पाओगे, है ना, एडजॉइंट मैट्रिक्स इस तरीके से नहीं निकाल पाओगे, और नहीं निकाल पाओगे तो वहाँ पे आपका काम आएगा ये वाली बात।
तो ये वाली बात अगर आपको याद रहेगी तभी जाके आप उस एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। अब देखो कैसे करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट कहता है कि आप ऐसा कर लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है और उसकी पावर में क्या कर दो, n-1 कर दो, और n का मतलब रहेगा ऑर्डर। अच्छा, यहाँ पे क्या पावर आई थी, सॉरी यहाँ पे पावर कितनी है, n का मतलब है 2, और डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी है, -5। तो -5 और पावर में कितना हो गया, 2 - 1 जो कि हो गया अगेन 1, और आंसर कितना आ गया, -5। यानी कि जो भी ये मैट्रिक्स थी, सही है, हमें पता नहीं है कौन सी है, और उसका जो भी ऑर्डर था 2 था, उसका अगर एडजॉइंट निकाला जाता है और उसका डिटरमिनेंट देखा जाता है वो भी -5 आएगा। क्रॉस चेक करते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स पता थी, एडजॉइंट ए भी हमने निकाला था, ये मिला था। इस एडजॉइंट ए का अगर आप डिटरमिनेंट फाइंड करते हो तो देखो क्या होता है, बढ़ते करते हैं 3 × 4 2 कितना हो जाएगा 8, 3 - 8 करोगे अगेन कितना मिलेगा, -5। तो ये मैंने आपको वेरीफाई करवाया, मैंने प्रूफ नहीं करवाया, सही है। तो ये काम होता है इस थ्योरम का, थ्योरम नहीं रिमार्क का। तो ये फॉर्मूला कह सकता हूँ मैं, फॉर्मूला कह देता हूँ। तो ये फॉर्मूला भी आपको नोट डाउन करना है, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और अगेन सैम्पल पेपर में भी आया हुआ है। तो इसके बाद जैसे ये टॉपिक खत्म होता है मैं सारे के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर या फिर सैम्पल पेपर में से होंगे। तो इसे नोट करो। इसके बाद कुछ 2-3 थ्योरम बचती हैं, उन्हें करते हैं। तो आखिरी की 3 थ्योरम देखते हैं। पहली थ्योरम कहती है क्या, इफ़ ए और बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अभी अभी मैंने बताया था नॉन सिंगुलर का मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी अगर निकाल रहे होंगे तो वो 0 के बराबर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि दोनों क्या हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं और सेम ऑर्डर होना चाहिए, इस बात का ध्यान दें। तो ए बी और अगर बी ए निकालते हैं, दोनों को हमने क्या कर लिया, पोजीशन चेंज कर दी। तो अगर आप ए बी और बी ए निकालते हो तो वो भी क्या होंगी, नॉन सिंगुलर होगी। यानी कि देखो ए और बी दोनों मल्टीप्लाई करके अगेन एक मैट्रिक्स मिलेगी, और उस मैट्रिक्स का अगर आप डिटरमिनेंट फाइंड करते हो या फिर बी ए करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हो तो वो भी क्या आएगा, नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि नॉन सिंगुलर रहने वाली है। तो ये एक छोटी सी थ्योरम है। दूसरी थ्योरम है, ये वाली इंपॉर्टेंट है और ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा भी चुका हूँ, स्टार्टिंग में करवाई थी, तो वो यहीं से आ रही होती है। क्या कहता है कि अगर आप किन्हीं 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हो, या फिर आप ऐसा करो कि पर्टिकुलर में जाकर मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालो, फिर मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट निकालो और मल्टीप्लाई करवा दो, तो दोनों की वैल्यू सेम मिलती है। और इस तरीके की थ्योरम को हम यूज़ भी कर चुके हैं किसी क्वेश्चन में, सही है, इससे पिछले क्वेश्चन में हमने करा हुआ था, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। आखिरी थ्योरम है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहीं से हमारे पास इन्वर्स कैसे निकालते हैं उसका हमारे पास फॉर्मूला मिलता है। तो ये थ्योरम कहती है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है वो इन्वर्स तभी होगी अगर वो क्या है, नॉन सिंगुलर है। अब देखो यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली बात है, तो यहाँ पे इफ़ देन वाला भी लगेगा और उसके बाद वाइस वर्सा भी करना होता है। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है इसका मतलब वो नॉन सिंगुलर होगी, और अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब उसका इन्वर्स ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरीके से वाइस वर्सा दोनों चलना होता है जब भी इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस होता है। और यहाँ से अगेन प्रूफ करते हुए हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है। तो प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये फॉर्मूला है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। फॉर्मूला कहता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का आपको इन्वर्स निकालना है, देखो इन्वर्स निकालने के 2 तरीके थे। मैट्रिसेस के केस में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज़ करके इन्वर्स आता था, वो चीज़ आपका रिड्यूस हो चुका है, हट चुका है, तो वहाँ से इन्वर्स निकालने का जो क्वेश्चन बनता था वो नहीं बनने वाला, ऑलरेडी बता चुका हूँ। बट यहाँ पे जो हमारे पास इन्वर्स निकालना है ये वाला क्वेश्चन हमारे पास आएगा, क्योंकि ये हमारा सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो इसे नोट करो, ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए। अभी अभी हमने एडजॉइंट निकालना सीखा है, जैसे कि ये वाली मैट्रिक्स है, अगर मुझे इसका इन्वर्स निकालना है तो अभी के अभी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, ये रही ए मैट्रिक्स, इसका हमने एडजॉइंट ए निकाला था, ठीक है, बिल्कुल निकाला था। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, इस मैट्रिक्स को मैं डिवाइड कर दूं अगर इसके डिटर्मिनेंट से, डिटर्मिनेंट भी हम निकाल चुके थे, कितना आ रहा था, -5 बन रहा था। अगर उससे मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूं, एक बार करके देख लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए इन्वर्स मिल जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करवाने का क्या मतलब, 1/, करवाना है, ठीक है। तो 1/, क्या, -5, वो पूरा अंदर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वैसे भी कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो, -1/5 से डिवाइड करवा दिया। अब जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी वो क्या है, इसका इन्वर्स है। और इन्वर्स का क्या मतलब होता था, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। इन्वर्स का ये मतलब होता था कि अगर आप उस इन्वर्स को, जो कि ए इन्वर्स है, इस ए के साथ मल्टीप्लाई करवाते हो, जो कि मैंने ये लिखा, या फिर आप इसको पोजीशन चेंज कर दो, ए इन्वर्स ए करवाओ, तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। तो ये क्या कहलाता है, इन्वर्स की डेफिनेशन होती है, जो हमने मैट्रिसेस के केस में देखी थी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कैसे इन्वर्स निकालना है। तो दोनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, सही है। और ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है इसी थ्योरम से। तो जितनी भी बात मैंने आपको इस टॉपिक में बताई
सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग टाइप के, सिंपल से सिंपल या फिर टफ से टफ, जो भी रहता है वो सारे हम देखते हैं। तो इसे नोट करो, इसके बाद मैं क्वेश्चन बताता हूँ। तो 2 क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे पास इसी टॉपिक से रिलेटेड है और इसके बाद और भी क्वेश्चन है, उनको भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है गिवन ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू -4, फाइंड करो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। अब देखो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी भी रिमार्क बताया था, और अगर आपको वो रिमार्क याद रहेगा तभी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा, और ये सैम्पल पेपर में पूछा गया। तो देखिए क्या रिमार्क था, रिमार्क था अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है तो आप करिए डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर कितना n-1, n इसमें दे रखा है, डिटरमिनेंट ए भी हमें गिवन है। डिटरमिनेंट ए है -4 और 3-1 ऑर्डर है 3, 3-1 करेंगे स्क्वायर, 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट। तो यहाँ पे हमें एक्चुअल मैट्रिक्स नहीं गिवन थी, ये जस्ट 2 हिंट थे, यहीं से हमें ये चीज़ डिराइव करनी है। तो ये वाली चीज़ आपको याद होनी चाहिए, तभी आप ये कर पाओगे। तो इसे नोट करो। दूसरा क्वेश्चन है फॉर वट वैल्यू ऑफ एक्स द गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ये भी आपका सैम्पल पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपको सिंगुलर मैट्रिक्स पता है क्या होता है तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो सिंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कितना होता है, 0 के इक्वल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये मैट्रिक्स है जिसका कि डिटरमिनेंट अगर हम निकालने जाए तो कितना आएगा, 3 - 2x मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, माइनस का 2x + 1, इसे क्या रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, और वहाँ से हमारे पास क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी। तो देखते हैं, 4 3 12 -8x -2x माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 12 - 2 ये हो जाएगा 10 इज इक्वल्स टू, ये सब कुछ उधर भेज दिया 10x, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 1। यानी कि अगर x की वैल्यू 1 मैं यहाँ पे रखता हूँ और मैट्रिक्स मुझे मिलेगी, तो वो जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, सिंगुलर, यानी उसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा होगा। तो सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं, अगर आपको ये चीज़ें याद रहेंगी तो तभी ये मार्क्स आप अचीव कर पाओगे। तो इसके बाद मैं कुछ और क्वेश्चन लेता हूँ जो इसी टॉपिक पर बेस्ड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन दोनों क्वेश्चन सैम्पल पेपर से लिए हैं और 1-1 मार्क्स में पूछे गए हैं। क्या कहता है पहला क्वेश्चन कहता है लेट ए बी अ 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू 2i के बराबर है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 गिवन है और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ऐसा बताता है, और आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, हमें फाइंड करके देना है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। अब देखो जैसे ही आपको ये दिखा, आपको क्लिक करना चाहिए कि आपको ये फॉर्मूला याद है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। ठीक हो गया। अब आपको किसकी ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है डिटरमिनेंट ऑफ ए की। ऑर्डर तो हमें मालूम है ना, n की वैल्यू हमें 3 गिवन है, हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए। तो अगर आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए और आपके पास ए एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू 2i गिवन है, तो आपको क्लिक करना चाहिए कि हमें ये थ्योरम पता है जो कि होती है a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू, या फिर ऐसा लिखे, वो रहेगा डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई के बराबर। अब देखो वहाँ पे क्या गिवन है, वहाँ पे गिवन है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 2i। अब देखो इस कंडीशन के साथ रिलेट करो, ये जो पहली कंडीशन है इसके साथ रिलेट करो, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आएगा, यही तो कंक्लूजन आएगा कि डिटरमिनेंट ऑफ a कितना है, 2 के बराबर है। तो हमें मिल गया डिटरमिनेंट, यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 की पावर n-1, 3-1 कितना 2, 2 का स्क्वायर 4, सिंपल। तो ये दो चीज़ें अगर आपको पता है ये क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। तो इसे नोट करो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है स्टार्टिंग में, बट मैं बता दूंगा तो उसके बाद क्लियर रहेगा। क्या कहता है, अगर ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि अगर मैं गिवन वाली बात देखूं तो मुझे क्या गिवन है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो भी मैट्रिक्स है उसका 0 नहीं आ रहा होगा, सही है, नॉन सिंगुलर। अब प्रूफ करो कि एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर -1 यानी कि इनवर्स की बात कर रहे हैं, एडजॉइंट ए का इनवर्स बराबर होगा ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए के। करके देखते हैं। हमारे पास ये वाली कंडीशन पता है ना, a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर i। ठीक है, इसको लेते हैं तो हम मिलेंगे वी है। अच्छा, इसी कंडीशन को क्यों लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, एडजॉइंट ए दिख रहा है, ए दिख रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए दिख रहा है। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिल रही है, इस वाली कंडीशन में देखने को मिल रही है। तो ये थोड़ा सा लॉजिक रहता है जिससे आप रिलेट कर सकते हो कि अगर ऐसा कुछ दिखा तो आपको इस तरीके की कंडीशन में जाना है। ठीक है, तो इस वजह से मैं ये ले रहा हूँ। अब हमारे पास होता है ए एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू, एक ही वाला पोर्शन ले रहा हूँ, ये वाला इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए आई। हर बार कंप्लीट लो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। अब देखना यहाँ पे हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ए है। अगर मैं इस एडजॉइंट ए को यहीं पे रहने देता हूँ और इस वाले पोर्शन को उधर ले जाता हूँ, जो कि हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन ए इंटू आई। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, मेरे पास था क्या,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, एक नंबर होगा, सही। उस नंबर को आई के साथ अभी तक तो मल्टीप्लाई नहीं करा हुआ था और ना अभी कर रहा हूँ, यानी कि इस स्टेप में भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बट जो नीचे 1/a है वो क्या है, एक मैट्रिक्स है, सही। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, 1/a एक मैट्रिक्स है। इसको अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ, और एक और इम्पॉर्टेंट बात, इस 1/a को क्या हम लिख सकते हैं, a इनवर्स इंटू आई, बिल्कुल लिख सकते हैं, सही है। उसी का तो इन्वर्स है, 1/a लिखते हैं, तो a इनवर्स इंटू आई अगेन क्या मिल जाएगा, a इनवर्स हमें मिल जाएगा, ठीक है। बट अभी फिलहाल 1/a इंटू आई, इस बात को मैं क्या सिंपल 1/a लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं वो आई हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये सब मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं आई हटाने वाला था और आपको कन्फ्यूजन हो सकता था कि इस केस में तो हमने आई नहीं हटाया, और जैसे ही मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ a/a लिखा तो मैंने आई क्यों हटाया। रीज़न यही है कि 1/a और आई दोनों क्या हैं, मैट्रिक्स हैं, ठीक हो गया। अब देखना एडजॉइंट a है, इस एडजॉइंट a को मैं इधर और इस कंप्लीट बात को इधर भेजूंगा तो मेरे पास इसको कुछ ऐसा लिखा जाएगा, इम्प्लाइज a अपॉन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने इधर करा और एडजॉइंट a को इधर भेज दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ a उसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर, और एडजॉइंट a 1/, में लिखा गया था, उसका अगर इन्वर्स करा जाएगा तो उसे ऐसे ही तो लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ a टू द इन्वर्स इज इक्वल्स टू a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, और यही बात हमें क्या करनी थी, शो करनी थी। तो इस तरीके से इस चीज़ को लेकर आना है, और ये मैंने एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके लिए ये चीज़ नहीं हो सकती है। और यहाँ पे आप लिखोगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ a डज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि 1/, है ना, a अपॉन, और नीचे अगर 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड का केस हो जाएगा, और वो चीज़ हमें गिवन है कि 0 के इक्वल नहीं है। तो उसी बात का यहाँ पे यूज़ हो रहा है, जिससे हमारे पास मिल गया एडजॉइंट ऑफ a टू द पावर इनवर्स इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो इसे नोट करो, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक है उसे करवाता हूँ। तो अगला टॉपिक है हमारे पास सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, और जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें जो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाली बातें थी, उससे रिलेटेड थ्योरम थी, वो सारी चीज़ें हटी हैं, बट इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता था वो आते थे, और इस बार भी आने के पूरे चांसेस है। देखिए यहाँ पे मैं टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सिर्फ 2x2 के लिए बताऊंगा, यानी कि 2 ही इक्वेशन वाला। आपके पास मैक्स टू मैक्स 3 इक्वेशन के लिए भी आ सकता है, जहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स होती है। करना कुछ नहीं है, वही सेम बात है जो यहाँ पे अप्लाई होगी, और उसी को आप उन क्वेश्चंस में भी अप्लाई करना, यानी कि 3x3 वाले में, और जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए ताकि पेपर में आप कंफर्टेबल रहे उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए। वैसे बेहद आसान से क्वेश्चन होते हैं। देखो होता क्या है, ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अच्छा, सिस्टम का मतलब है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा इक्वेशन दे दी, जैसे कि 2 या 3, हमारे पास मैक्स टू मैक्स 3 ही गिवन रहेगी, तो वो हमारा सिस्टम कहलाता है, किसका, इक्वेशन का। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करके देना है। अच्छा, सॉल्व का क्या मतलब होता है, हमें x की वैल्यू देनी है और y की वैल्यू लाकर देनी है। और 10th में हमने सीखा हुआ है, या तो एलिमिनेशन लगाओ या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, जो भी मेथड लगाओ उससे सॉल्व करके हम इसका आंसर निकाल कर देते थे। बट यहाँ पे हमें किससे करना होता था, मैट्रिक्स मेथड से, यानी कि जितना भी कुछ हमने अभी मैट्रिक्स में सीखा है, डिटर्मिनेंट में सीखा है, वो सारी चीज़ें अप्लाई करके हमें x और y की वैल्यू लाकर देनी होती है। देखना करना कैसे है, यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्म बन रही होती है जो कि होती है ax इज इक्वल्स टू b की फॉर्म। अच्छा, b का मतलब रहता है ये वाला, इक्वल्स टू के उधर 1 और 7, अभी मैं शो करके दिखाऊंगा। x का मतलब रहेगा वेरिएबल, वेरिएबल कितने हैं, x और y है, इस केस में x और y है। दूसरा केस जो कि 3 वाला होता है, वहाँ पे x, y और z 3 वेरिएबल होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे करके लिखा जाएगा। और a का मतलब रहता है कि इन वेरिएबल के साथ जो भी कोफिशिएंट है उनको एज इट इज लिख दो, यानी कि अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बनाता हूँ तो a का मतलब रहेगा 2 5 3 2, और x का मतलब रहेगा इस तरीके से x y, जो कि क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ क्या दिख रहा है, कॉलम दिख रहा है, इज इक्वल्स टू कितना, b कितना है 1 7। अच्छा, हमने ऐसा ही क्यों बनाया, क्योंकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये है हमारे पास 2x2 का, ये है 2x1 का, मल्टीप्लाई करो आपको जो देखने को मिलेगा वो यही टाइप की इक्वेशन देखने को मिलेगी, 2x + 5y = 1, 3x + 2y = 7। अब देखो ax इज इक्वल्स टू b हो गया, हमें a का पता चला, हमें x का पता चला, हमें b का पता चला। अब इस ax इज इक्वल्स टू b से ही अगर मैं ऐसा लिखूं, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। मैं डायरेक्ट जंप कर रहा हूं क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं है, आसान इन द सेंस यहाँ पे हमें पोस्ट मल्टीप्लाई करना होता है a इनवर्स से, तो वो सारी चीज़ मैं स्किप कर रहा हूँ।
क्योंकि हमें जस्ट क्या करना है, इस बात का यूज़ लेना है। तो मैं वो सारी चीज़ नहीं करवा रहा हूँ, और यहाँ पे इम्प्लाइज दैट लिखा है तो मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, इस बात का ये कतई मतलब नहीं है कि यहाँ से सीधे हमने यहाँ जंप मार दिया और आप ऐसा समझो कि इस ए को इधर भेजा फिर उसका इन्वर्स लिख दिया एक्स इक्वल्स टू, ऐसा नहीं है। इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन है, वो चीज़ मैं स्किप कर रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ से ये लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स इक्वल्स टू इतना। अच्छा, एक्स का मतलब क्या है, ये एक्स और वाई, तो इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी, ए इन्वर्स को बी के साथ क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो। तो बी हमारे पास ये रहा, ए इन्वर्स हम निकालेंगे। ए इन्वर्स निकालने के लिए हम यहाँ पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी हट चुका है। हमें करना होता है फॉर्मूला, जो कि होता है एडजॉइंट ए, अभी अभी हमने सीखा था, अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा, उससे भी पहले हमेशा ये चेक कर लिया करो कि डिटर्मिनेंट इसका जीरो डज नॉट इक्वल्स टू जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ गया तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी अभी हमने थ्योरम देखी थी ना, अगर इन्वर्स है तो नॉन सिंगुलर होगी, नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, बट आ रहा है तो हम प्रोसीड करेंगे। डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं, ये होगा 2 2 4 माइनस 5 3 15, ये हो जाएगा माइनस का 11। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट के मैंने आपको बताया, पहले हम कोफैक्टर्स निकालेंगे सारे के सारे, a11 a21 a21 a22 a11 इसको करते हैं -1 का स्क्वायर, 1 और 1 हटेगा तो हमारे पास बचेगा 2, ये हो गया प्लस का 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए देखते हैं, हमारे पास आएगा 3, ये हो गया -1 का 3 इंटू 3, ये हो जाएगा माइनस का 3। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए हमारे पास आएगा 5, तो 5 इज टू माइनस का 5 और -1 की पावर 4। दूसरी रो दूसरा कॉलम हटेगा, बचेगा 2 और ये हो गया हमारे पास इक्वल्स टू 2। अब देखो हमारे पास, मैंने क्या बोला था, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करो, पहले तो जो कोफैक्टर्स हैं उनको एज इट इज लिख दो करस्पॉन्डिंग करके, यानी कि ये -3 -5 और 2, ये एलिमेंट था, इसके करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर आ रहा था वो 2 था। ये वाला एलिमेंट था, इसके करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर आ रहा है वो -3, तो एज इट इज लिख दिया। अब मैं करूंगा इसका ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी वो होगा उसका एडजॉइंट, इस बात का ध्यान देना। तो ये हो जाएगा 2 -3, ये होगा -5 और ये हो जाएगा 2। तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और डिटर्मिनेंट था -1/11, तो -1/11 2 -5 -3 और 2। अच्छा, डिवाइड करना होता है ना, डिवाइड करना होता है, इस वजह से माइनस का 1/11 लिखा। और अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके का, 2/11 माइनस का। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ए इन्वर्स आ गया। और इन्वर्स का काम क्या होता है, अगर आपको इस ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। बट हमें वो चीज़ नहीं करनी, हमारे पास ए इन्वर्स आ गया जो कि हमारे पास इसमें रखेंगे और b के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। और हमें क्या चाहिए, हमें x चाहिए। तो मैं यहाँ पे b लिख देता हूँ, b है हमारे पास 1 और 7। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलने वाला है, x का मतलब ये वाला x और ये वाला y। तो इसे मल्टीप्लाई करवाते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के लिए ध्यान देना, ये है हमारे पास 2 × 2 और ये है 2 × 1, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वो 2 × 1 की मिलने वाली। ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा माइनस का 2/11 प्लस 7 5 35/11 और आखिरी है 3/11 माइनस का 14/11 और कैंसिल आउट करने पे ये मिलेगा 35 - 2 33/11 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 11/11। तो वैल्यू मिल जाएगी, इसको डिवाइड करने पे 3 और माइनस की 1। तो x की वैल्यू, स्मॉल x की वैल्यू मिलेगी 3 और स्मॉल y की वैल्यू मिलेगी माइनस का 1। और अगर यही चीज़ हमें 3 × 3 के लिए करनी है, यानी कि अगर हमारे पास 3 इक्वेशन है तो हमारे पास z भी निकल कर आता है। सब में करने का सेम प्रोसीजर है, आपको उसी तरीके से करना है जैसे मैंने यहाँ पे बताया। तो इसके बाद नए नए क्वेश्चन लीजिए, एनसीईआरटी में देखिए या फिर प्रीवियस ईयर से भी उठा सकते हो। और वहाँ पे भी जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सिंपल से पूछे गए हैं, 3 × 3 का है मैक्स टू मैक्स, और वहाँ पे भी सेम यही प्रोसीजर आपको अपनाना है। तो इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं कुछ वाले क्वेश्चन करवाता हूँ जो भी मैंने छोड़े हुए हैं और प्रीवियस ईयर के हैं, तो उन्हें कंप्लीट करके इस वीडियो को एंड करते हैं। अब देखिए कुछ और टाइप के क्वेश्चन बताता हूँ जो कि मैंने अभी तक नहीं बताए हुए हैं, और ये आपके सैम्पल पेपर से लिए हैं मैंने अगेन। और इस तरीके के क्वेश्चन आते रहे हैं, प्रीवियस ईयर में भी आए हैं। तो भले ही मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ना कराऊँ उस टाइप के, बट सैम्पल पेपर से ज़रूर पिक कराऊँ, तो सारी चीज़ें कवर हो रही हैं आपके, जितने भी टाइप के क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं और पूछने के चांसेस हैं, जो कि मैं सैम्पल पेपर से पिक करके दे रहा हूँ। तो ये कंबाइंड वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो देखो इसमें क्या रहना है, इसमें हमारे पास शो करो कि ए मैट्रिक्स है, सेटिस्फाई करती है ये वाली इक्वेशन
और फाइंड करो, हेंस फाइंड ए इनवर्स। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक होती है और कैसे हमें इसे सॉल्व करना है वो सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। और जैसे कि ये है 2x2 की मैट्रिक्स, हमारे पास 3x3 के लिए भी देता है, वो वाला एग्जाम्पल भी मैं अभी पिक करके आपको शो करूँगा। तो ये आपको मिलेगा किस में, 5 मार्क्स में। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। देखो क्या करना है मैं बताता हूँ। ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7i इज इक्वल टू 0। अभी मैं 0 रीड कर रहा हूँ बट वो 0 नहीं है, वो है ओ किसके लिए यूज़ कर देते हैं, जीरो मैट्रिक्स के लिए। अभी क्लियर होगा आपको। तो ये चीज़ सेटिस्फाई करवानी, सेटिस्फाई कब होगी यहाँ पे रख दो। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए, तो मैंने ए लिया मल्टीप्लाई करा, जो कि आपको आता है, आप मैच कर सकते हो, आंसर आपको मिलेगा ये। ठीक है, इसको उठा के मैंने इस इक्वेशन में रख दिया। ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7i, ए स्क्वायर रखा माइनस 3a, ए ये है 3 से मल्टीप्लाई करा, 5 3 15, 3 3 9 माइनस 3 माइनस 6, वो सब कुछ लिखा है। माइनस का 7i, आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन से ऑर्डर की, जैसा क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन चल रहा है 2x2 का, तो ये भी 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 7 से मल्टीप्लाई करवाओगे कुछ ऐसा दिखेगा। इन सबको सॉल्व करो, सब्ट्रैक्ट ही करना है। 22 माइनस 15 करोगे 7 मिलेगा, 7 माइनस 7 करोगे 0 मिलेगा। इसी तरीके से सारे के सारे कैंसिल हो रहे हैं और पूरा कंप्लीट क्या मिल गया, 0 0 0 0। क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल ओ से, या फिर जनरली जीरो भी बोल देते हैं। सही है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमें जीरो वैल्यू मिल रही है, हमें जीरो मैट्रिक्स मिल रही है, उसको डिनोट करा गया है जीरो से। तो ये वो वाला जीरो, तो हो गया सेटिस्फाई, है ना, सेटिस्फाई कंप्लीट। तो आधा पोर्शन हो गया हमारे पास। अब यहाँ से मिस्टेक रहती है, यहाँ पे कहता है हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो हो सकता है जिन बच्चों ने पहली बार क्वेश्चन देखा हो तो वो क्या करें, वो ये चीज़ सॉल्व करके दें, उसके बाद इसका ए इनवर्स अलग तरीके से निकालना शुरू कर देते हैं। कौन सा तरीका, जो अभी अभी हमने देखा था फॉर्मूला वाला, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस तरीके से निकालना शुरू कर देते हैं, जो कि आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ पे बोला गया है हेंस, यानी कि ये जो इक्वेशन गिवन है हमें ऑलरेडी, इसी का यूज़ करते हुए हमें ए इनवर्स निकाल कर देना है। अब कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7i इज इक्वल टू ओ, या फिर 0। अब यहाँ पे क्या करो, इस ए स्क्वायर को जैसा कि मैंने बोला a इंटू ए माइनस 3a माइनस 7i इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ये सब कुछ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसी इक्वेशन से ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकें। अच्छा, पोस्ट का मतलब है बाद, प्री का मतलब होता है पहले। तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगहों पे मैं बाद में क्या करूँगा, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो देखो a इंटू ए इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा, तीनों ही मल्टीप्लिकेशन में है एक तरीके से, कुछ भी करो आप। माइनस 3a इंटू ए इनवर्स माइनस 7i ए इनवर्स इज इक्वल टू 0, ये जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, इंटू ए इनवर्स। अच्छा, किसी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, अगेन जीरो मिलेगा, तो मैं यहाँ पे जीरो ही लिख देता हूँ। तो ये क्या हो गया, जीरो। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ए इनवर्स को मैंने इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ए इनवर्स को सिर्फ मैंने इस साइड से मल्टीप्लाई करवाया, मैंने इससे भी करवाया, क्योंकि मैथ से और इक्वल्स टू है तो दोनों जगह पे बैलेंस बनाना ज़रूरी होता है। तो ए इनवर्स वहाँ पे भी हुआ है, बट वो मल्टीप्लाई हो गया, अगेन जीरो है, तो इस वजह से हटा दिया। अब देखो ए इंटू ए इनवर्स, अब यहाँ पे आप लिखोगे सिंस ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना होता है, आई होता है। अभी अभी मैंने बताया था इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का क्या मतलब होता है, कि ए इंटू ए इनवर्स करा। ए इनवर्स का मतलब ही क्या है, कि उस मैट्रिक्स का इनवर्स वो हमेशा क्या आता है, आई के बराबर। तो जहाँ जहाँ आपको दिखता है आई कर दो, तो ये हो जाएगा ए इंटू आई माइनस 3a इनवर्स हो जाएगा 3i माइनस 7i ए इनवर्स हो जाएगा 7a इनवर्स। और अगर किसी भी मैट्रिक्स को i से मल्टीप्लाई करवाते तो अगेन वही मैट्रिक्स मिल जाती, तो वही चीज़ यहाँ पे करिए, इज इक्वल टू 0। अब इस बात को मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, a माइनस 3i इज इक्वल टू 7a इनवर्स। ये 7a इनवर्स माइनस का था, मैंने उधर भेज दिया। a इंटू आई, अगेन a होगा तो सिंपल a लिख दिया। 3i, अच्छा 3i को मैं 3 क्यों नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 3 तो एक नंबर है और i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अभी वो हमने सॉल्व नहीं करा है, अब जाके सॉल्व होगा जब मैं यहाँ पे a की वैल्यू रखता हूँ। यानी a मैट्रिक्स है कितना, 5 3 माइनस 1 माइनस का 2 और माइनस का 3i, यानी कि 3 0 0 3 इज इक्वल टू 7a इनवर्स। अब यहाँ से आपको जस्ट क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 माइनस 3 करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 3 माइनस 0 3 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 माइनस का 5। ये मैट्रिक्स मिलेगी 7a इनवर्स के बराबर। और यहाँ से a इनवर्स आ जाएगा 1/7
उस 7 को उधर भेजा, 2 3 -1 -5, हेंस हमारे पास क्या आ गया, ए इन्वर्स आ गया। कैसे आया, इसी इक्वेशन का यूज़ करते हुए। तो अगर आप ये कंप्लीट चीज़ें लिखोगे तभी जाके आपको पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो इसे नोट करो। इसके बाद मैं सिमिलर इसी तरीके का क्वेश्चन लेता हूँ जहाँ पे हमारे पास इक्वेशन जो रहेगी ए क्यूब की फॉर्म में रहेगी, तो उसे सॉल्व करके देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगेन मैंने सैम्पल पेपर से लिया है 2021 के, और पिछले क्वेश्चन की तरह सिमिलर है, बस फ़र्क इतना है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0, ये चीज़ हमें सेटिस्फाई करवानी है और साथ के साथ फाइंड करके देना है ए इनवर्स। तो देखो करना कुछ नहीं है, वही करना है, ए क्यूब निकालना है, यानी कि ए को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ये रही मैट्रिक्स, 3 बार मल्टीप्लाई करना। वो चीज़ मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं ये सब करने लगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, वीडियो खामखा काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो आप इसे नोटबुक में लिखिए और सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए जितनी ज़्यादा हो सके, और 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें हेंस फाइंड ए इनवर्स, और ये पूरा कंप्लीट आपको देगा 5 मार्क्स। और हेंस यूज़ करा है, यानी कि इसी इक्वेशन का यूज़ करते हुए मुझे इनवर्स फाइंड करके देना है। अब करने का क्या तरीका है, करने का यही तरीका है जैसे पिछले बार करा था। क्या करोगे, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स करना। तो करके देखते हैं। अब देखो ए क्यूब है, इसको मैं ए स्क्वायर इंटू ए फिर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। -6 ए स्क्वायर है ए इंटू ए, और फिर उसके बाद क्या, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई प्लस 5a इंटू ए इनवर्स प्लस 11i इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ओ इंटू ए इनवर्स। ओ का मतलब 0 मैट्रिक्स। अच्छा, उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, अगेन आपको 0 ही मिलना है, तो मैं वो चीज़ हटा दे रहा हूँ। आप इसको अगले स्टेप में भी लेकर इस चीज़ को हटा सकते थे, मैंने यहीं पे हटा दिया। अब ए इनवर्स होता है आई के बराबर, तो यहाँ पे लिख दोगे ए स्क्वायर इंटू आई प्लस 6a इंटू ए इनवर्स, अगेन आई होता है। मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों को पहले सॉल्व कर रहा हूँ, फिर लिखा जा रहा है प्लस 5 ए इनवर्स हो जाएगा आई के बराबर प्लस 11i ए इनवर्स, और ये हो जाएगा सिंपल ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ओ। अब देखो जैसे ही उस इक्वेशन में आपको ए इनवर्स दिखाई दे, वो भी अकेला, जैसे कि यहाँ पे है, तो उसे उधर भेज देते हैं। और यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू आई, अगेन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 6a इंटू आई, ए रह जाएगा प्लस 5i इज इक्वल्स टू माइनस का 11a इनवर्स, ठीक हो गया। अगर मुझे इसे लिखना है कंप्लीट, तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू माइनस का 1/11 इधर भेज दिया। यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 5i, और इस इक्वेशन में आप ए स्क्वायर पुट करोगे, क्योंकि जब आप ए क्यूब निकाल रहे होगे उससे पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, वो यहाँ पे रखना, मैट्रिक्स होगी, प्लस 6a करना, ए हमको ऑलरेडी गिवन है वो रखोगे, प्लस 5i। अच्छा, आई कौन सा लोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो भी कितने ऑर्डर की, 3 ऑर्डर की, क्योंकि क्वेश्चन चल रहा है हमारा 3 ऑर्डर का। तो वो सारी मैट्रिक्स आप रखोगे, ऐड करोगे, जो भी मैट्रिक्स मिलेगी उसे -1/11 से डिवाइड करना, जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, बकेयास ए इनवर्स आएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था वो यही है, और यही मुझे आपको बताना था, क्लियर करवाना था। इससे ऊपर के लेवल के इसमें क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आया तो आपके लिए बहुत बढ़िया बात होगी, क्योंकि आपने ये चीज़ प्रैक्टिस कर चुके हो, और यहाँ से अगर आप पूरे के पूरे 5 मार्क्स लाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो इसे नोट करो। इसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। तो देखिए अगले 2 क्वेश्चन लेता हूँ, ये भी अगेन सैम्पल पेपर से लिए हैं, दोनों 2-2 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे कहा है कि शो दैट दिस पोर्शन इज इक्वल टू होगा 1 के इक्वल। अब डिटर्मिनेंट का यूज़ करें तो सिंपल हमें क्या करना होगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। तो करते हैं, ये होगा साइन 10 डिग्री कॉस 80 डिग्री माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है, कॉस 10 डिग्री और साइन 80 डिग्री। हमें लेकर आना है इसे 1 के बराबर। देखो 1 के बराबर कब आ सकता है, जब ये हमारे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1 होती है। तो वहाँ से हम आइडिया ले सकते हैं कि ऐसा कुछ यहाँ पे हो रहा होगा। अब वो होने के लिए यहाँ पे मुझे इस साइन 10 डिग्री को कॉस में बनाना होगा, और यहाँ पे अगर मैं कॉस की बात करता हूँ तो इसे मुझे साइन में बनाना होगा। तो इस तरीके से आप हिंट ले सकते हो। ट्राई करते हैं, देखना क्या लिखा जा सकता है, साइन 90 माइनस 80 डिग्री लिख सकते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस 80 डिग्री प्लस यहाँ पे होगा कॉस 90 माइनस 80 डिग्री और इनटू में साइन 80 डिग्री। यहाँ पे आपका यूज़ होगा ट्रिग्नोमेट्री का, जहाँ पे हमने सीखा हुआ है अगर 90 माइनस थीटा है और साइन का केस है तो साइन चेंज हो जाता है कॉस में, और क्वाड्रेंट कौन सा चल रहा है, पहला क्वाड्रेंट चल रहा है, और किसकी बात कर रहा है, साइन की, तो प्लस का ही साइन रहेगा, और ये हो जाएगा कॉस 80 डिग्री। तो कॉस 80 इंटू कॉस 80 कॉस स्क्वायर 80, ठीक है, प्लस अगेन 90 माइनस थीटा है, पहला क्वाड्रेंट है, और साथ के साथ कॉस का नाम चेंज हो जाएगा साइन में,
कितना होगा साइन 80 डिग्री, यहाँ पे हमें 80 डिग्री, हाँ ठीक है, तो साइन स्क्वायर 80, ये भी साइन 80 और ये भी साइन 80, तो साइन स्क्वायर 80। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो हो गया शो। तो पूरा के पूरे 2 मार्क्स में बन सकता है इस तरीके का क्वेश्चन। तो इसे देख लिया हमने, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा वाला भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आप इस बात पे ध्यान नहीं दोगे कि जो भी हमें एक्स और वाई फाइंड करके देने हैं वो क्या है, नेचुरल नंबर है, तो कि जो आंसर है वो गलत आ सकता है। तो यहाँ पे कहता है कि ये दोनों बराबर है और डिटरमिनेंट का सिंबल है, फाइंड करो जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ है एक्स और वाई की। तो करके देखते हैं, डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। 4 माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू, इसका यहाँ निकालेंगे 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 होता है 2, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि सेपरेट 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स वाई, तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 2 के बराबर। तो अब देखिए एक्स वाई कितना है, 2 के बराबर, यानी कि एक्स और वाई जो भी है हमें नहीं पता कौन है, बट जो भी है मल्टीप्लाई करने पे 2 मिल रहा है, ठीक है। साथ के साथ एक्स और वाई क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान देना। अब देखो 2 कब मिल रहा होगा आपको, तभी मिल रहा होगा ना जब आप x की वैल्यू एक बारी 1 लेते हो और y की वैल्यू 2 लोगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि x की वैल्यू आपने 2 ले ली या फिर y की वैल्यू आपने 1 ले ली, और अगर आपने ऐसा करा तब भी हमारे पास एक कंडीशन फुलफिल होगी, बस पॉसिबिलिटी चेंज हो जाएगी। यानी कि इसने बोला ना फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज़, तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, एक्स की 1 वाई की 2, एक्स की 2 वाई की 1, इसके अलावा कुछ और पॉसिबल है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स और वाई नेचुरल नंबर है। अगर रियल नंबर होते तो और पॉसिबिलिटी निकल के आ सकती थी। कैसे, देखो आप ले सकते थे 4 मल्टीप्लाई 1/2, वहाँ पे क्या हो गया, रियल नंबर फ्रैक्शन वाला, तो क्रॉस करते मल्टीप्लाई करते हमें क्या मिल जाता, 2, जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा होता। तो यहाँ पे ध्यान देना नेचुरल नंबर वाली बात पे। तो ये क्या हो गया हमारे पास कंप्लीट आंसर ये आया है, ना कि ये, ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना। तो ये होगी पॉसिबल वैल्यूज़। इसके बाद मैं आखिरी के 2 क्वेश्चन लेता हूँ जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट करो, इसके बाद वही करते हैं। तो आखिरी 2 क्वेश्चन है हमारे पास, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ के ए। ये वाली प्रॉपर्टी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और इसको मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था कि अगर कोई के कांस्टेंट है और उसको बाहर निकालना है तो के की पावर n डिटरमिनेंट ए हो जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 3 है, तो अगर मैं इसको रिलेट करूँ और इसे मैं लिखूँ तो क्या होगा, के का मतलब कांस्टेंट है, के बाहर आएगा, उसकी पावर में ऑर्डर लिखा जाएगा जो कि है 3, तो के की पावर क्यूब डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। ऑलरेडी मैं 3 से 4 क्वेश्चन इसी सेम टॉपिक पे बता चुका हूँ, तो इसे नोट करो। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे वाले में ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 है, डिटरमिनेंट ए गिवन है, डिटरमिनेंट बी गिवन है, हमें ये फाइंड करके देना है। अगेन बेहद आसान सा क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड है, देखना 3ab डिटरमिनेंट क्या लिखा जाएगा, ये के का काम कर रहा है 3, और ए बी कंप्लीट एक तरीके से अगर इस जो हमारे पास प्रॉपर्टी है इसकी बात करें तो ए का काम कर रहा है, कौन, ए बी। तो 3 अगर बाहर आएगा तो 3 की पावर में क्या लगेगा, ऑर्डर, जो कि है 3 का, और डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, ए बी। यही तो होता था, के का क्या हो गया, क्यूब, और डिटरमिनेंट ए, और ए कौन है यहाँ पे, ए बी है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी रहती है 3 का क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, जो कि मैंने अभी अभी एडजेंट वाले में भी बताई थी और स्टार्टिंग के क्वेश्चन में भी बताई थी, ये होता है। तो ये हो गया। अच्छा, डिटरमिनेंट ए गिवन है हमारे पास, 3 का क्यूब 27 इंटू माइनस का 1 इंटू बी की वैल्यू है 3, मल्टीप्लाई कर दो, 21 2 3 7 8 माइनस का 81। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो बेहद सा आसान है अगर आपको कैलकुलेशन के लिए यूज़ होने वाली वो तीनों प्रॉपर्टी याद है तो अगर आपने नोट कर लिया है अच्छी बात है, नहीं कर है तो दोबारा से उस चीज़ को नोट करिए। तो इस वीडियो में इतना ही, और मैंने जितना हो सके उतने सारे क्वेश्चंस कवर अप करे हैं प्रीवियस ईयर के प्लस सैम्पल पेपर के भी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे मैं आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को शुरू करवाऊंगा और वो उसका पूरा कंप्लीट रिवीजन हम कवर कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।